नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है शहर तमन्ना की आखिरी आरज़ू। ये एक कंप्लीट नावल है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस नावल को। हॉल कमरे में मौजूद तमाम नफूस उसकी जानिब हैरत से मुंह खोले देख रहे थे। एक शाहीन बेगम थी जिनके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे। वो शर्मिंदगी से सर झुकाई यूँ बैठी थी जैसे सबसे बड़ी मुजरिम वही हो। एक वासला थी जिसके चेहरे पर मौजूद इत्मीनान पहले से ज़्यादा बढ़ गया था। वो इत्मीनान से उठी थी कि पत्थर बने सभी अपराध में जैसे सांस फूंक दी गई थी। वाह भाई वाह, बी मेंढकी को भी जुकाम हो गया। रिदा ने पहला तीर निकाला और निशाने पर छोड़ दिया। फायज़ा बेगम ने तीखी निगाह मीर साहब पर डाली तो वो बेचारे पहलू बदल कर रह गए। वैसे इस इनकार की कोई ख़ास वजह? रिदा ने नज़ाकत से दुपट्टा शाने पर डालते हुए इस्तफ़ार किया। बज़ाहिर इत्मीनान से खड़ी वासला अंदर से किस कदर घबरा रही थी वो सिर्फ वही जानती थी। उसकी नज़रें रिदा भाभी से हटकर शर्मिंदा सी बैठी अम्मा की जानिब उठी थी। बेचैनी से अब वो अपनी उंगलियां चटखाने लगी थी। खाला जान, आपको भी औकात देख कर बात करना चाहिए थी। कुछ लोगों की इतनी औकात नहीं होती जितना उन्हें नवाजने का सोचा जाता है। आपने और खालू जान ने क्या सोचकर? इससे पहले रिदा अपनी बात मुकम्मल करती मीर साहब ने उसे टोक दिया। मेरे ख्याल में ये एक तजवीज़ है जो मैंने शाहीन और वासला के सामने रखी है। उसे मानना या ना मानना उनकी मर्ज़ी है। तुम्हें कोई हक नहीं बहू कि तुम वासला या शाहीन के बारे में इस तरह बात करो, मीर साहब ने गुस्से से कहा। फ़ायज़ा बेगम का जी चाहा अपना माथा पीट ले। जब वासला ने खुद ही इनकार कर दिया तो रिदा को बुराई अपने हिस्से में लाने की क्या ज़रूरत है? मगर रिदा, इससे पहले कि वो कुछ बोलती वहाज और उसका भाई लाउंज में दाखिल हुए। वो दोनों हंसते मुस्कुराते लाउंज में आए मगर लाउंज में फैली गैर मामूली खामोशी को महसूस किए बिना न रह सके। क्या हुआ, सब खैर तो है? शहवार ने पहले माँ और फिर मीर साहब के चेहरे की जानिब देखकर सवाल किया और वासला के पास से गुजरता हुआ सोफे पर जा बैठा। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता अकबी दरवाजे से होकर लाउंज से बाहर निकल गई। वहाज ने उसकी जानिब देखा फिर भाई के पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ, सब खैरियत है? वहाज ने बाप से इस्तफ़ार किया। वासला लाउंज की अकबी जानिब बनी खिड़की में जा खड़ी हुई थी। लाउंज की बस यही खिड़की पिछले सहन में खुलती थी और शोभई किस्मत उस वक्त खुली हुई थी। वासला जानना चाहती थी वो सब उसके इनकार के बाद उसकी माँ से क्या बात करेंगे। वासला ने इनकार कर दिया है, फ़ायज़ा बेगम ने कहा। किस बात से? वहाज ने फ़ोन से निगाह हटाकर सवाल किया। भाभी, वो बच्ची है, नादान है, मैं उसे समझाऊंगी। शाहीन ने उस सब में पहली बार कुछ कहना चाहा और मदद तलब निगाहों से भाई की जानिब देखा। क्या समझाओगी तुम उसे? इतनी बच्ची या नादान नहीं है वो। मीर साहब, वासला वाज़े तौर पर वहाज के लिए इनकार करके गई है। क्या इसके बाद कुछ समझाना बनता है? वो सांस लेने को रुकी थी। वहाज ने हैरत से सर उठाकर सबकी जानिब देखा। वासला ने इनकार कर दिया था। यूँ सबके बीच रिश्ते वाली रजामंदी से होते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। अगर वासला ने इनकार कर दिया है तो मेरा ख्याल है हमें अभी इसी वक्त इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। यही हम सब के लिए बेहतर होगा। फ़ायज़ा बेगम की बात मुकम्मल करके सबकी ताइदी नज़रों से देखा। शहवार के भींचे हुए लब खुले थे, तने हुए असाब ढीले पड़े थे। उसके लब मुस्कुराहट किसी अंदाज में फैले थे। असबात में सर हिला। उसके साथ उसकी शरीक आयात ने खूब ताइदी अंदाज में सर हिलाया। जबकि वहाज के असाब तन गए थे। उसने बाप की जानिब देखा। उसने और बाबा ने कब सोचा था कि वासला ऐसा भी कर सकती है? मगर सोचने से क्या होता है, अनहोनियाँ भी तो होती हैं। ठीक है, फिर वक्त बात यहीं ख़त्म कर दो, मीर साहब ने हाथ उठाकर कहा और उठकर अपने कमरे की जानिब चल दिए। वहाज, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था शादी एक ही बार होती है, इसलिए सोच समझ कर फैसला करो। दुआ अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, पुरएतमाद है और सबसे बढ़कर ग्रीन कार्ड होल्डर है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारे साथ यहाँ आकर रहने के लिए तैयार है। वासला ने पाँव उठाकर माँ की जानिब देखा जो सख्त सदमे में बैठी थी। अम्मी यहाँ क्यों बैठी हैं? उठ क्यों नहीं जाती? सोचते हुए वो पीछे हटी। बेटी के इनकार से वो टूट गई थी। जब वासला ने इनकार किया था उनकी खुशी से लबरेज चेहरे पर दुख की लहर दौड़ गई थी। वासला ने दुपट्टे के कोने से चेहरा और नम आंखें साफ की और सहन के कोने में बनी सीढ़ियों से होते हुए छत की जानिब चली गई। साफ सुथरी टाइलों वाली छत चमक रही थी। वासला छत पर बने कमरे में आ गई। आंखों की नमी अब कतरों में ढलकर बह रही थी। ये कमरा अमूमन घर का फालतू सामान रखने के लिए इस्तेमाल होता था, मगर
कोई न जानता था ये वासला की पनाहगाह भी था, जहाँ वो माँ से चुपकर रोने आती थी। एक साइड पर टेक लगाकर बैठ गई, टांगे समेटकर उसने सीने से लगा ली। घुटनों पर सर रखकर वो रो रही थी। रोना कितना फरहत अंगेज होता है, ये कोई उस वक्त वासला से पूछता। जो दर्द वो किसी से ना कह पाती थी, वो आंसू के साथ बहा देती थी। वो जाने कितनी देर यूं ही बैठी रोती रही थी। वो पसीने में शराबूर थी। अगस्त का महीना था, मौसम में हब्स बढ़ता जा रहा था। पंखे के बगैर रहना मुश्किल था, मगर उसे किस चीज़ का होश था। 1.5 घंटे बाद उसने उठकर दुपट्टे से आंसू साफ किए। वो उस वक्त माँ को मनाने का सोच रही थी, किसी तरह उसकी माँ पुरसुकून हो जाए। खुद को रिलैक्स करते हुए वो माँ को मनाने के लिए उठी और स्टोर से बाहर निकलने लगी। वो जो ही बाहर निकली, उसकी सांस थम गई। दरवाज़ा बंद करके उसे नज़रअंदाज करते हुए वो सीढ़ियों की जाने बढ़ी, जब वहाज उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। वहाज भाई, प्लीज़ मुझे जाने दें, उसने रंधी हुई आवाज़ में कहा। वासना, तुम इतनी मासूम नहीं हो जितनी बनती हो। अगर बाबा ने तुमसे बात कर भी ली थी तो खामोश रहती। क्या ज़रूरत थी भाभी के सामने ये सब तमाशा लगाने की? तुम टाल भी तो सकती थी। वहाज सख्त गुस्से में था। क्यों टालती? जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया। कम गो वासला उस वक्त तड़क कर बोली थी। गुस्से में बुफरा वहाज एकदम नरम पड़ा था। आर यू ओके? उसने नरमी से कहा। हाँ ठीक हूँ मैं, रास्ता दे, मुझे नीचे जाना है। उसे सख्त उलझन हो रही थी। वहाज उसे जांचती और खोजती निगाहों से देख रहा था। इससे पहले वो कुछ बोलती, वहाज यकदम उसके सामने हुआ था। क्या इस इनकार की वजह जान सकता हूँ? नहीं, मगर मैं जानना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर इनकार की कोई वजह हो, और अगर हो भी तो मैं आपको क्यों बताऊँ? वहाज के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। वो उसने रुख मोड़कर अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की और कामयाब भी रहा। वासला भी रुख बदलकर डूबते सूरज की जानिब देख रही थी, जिसकी किरणें गहरी सुर्ख और नारंगी दिखाई दे रही थी। वहाज ने पहले सूरज फिर वासला की सिम देखा। जब से उसके रिश्ते की बात चली थी, वहाज ने देखा था उसकी दोधिया रंगत में सुर्खी उतर आई थी। वो वहाज के सामने कम आती थी, मगर वहाज का दिल चाहता था वो बार बार उसके सामने आए। वासला, ये बाबा की ख्वाहिश है, पुप्पो की ख्वाहिश है, और सबसे बढ़कर मैं भी यही चाहता हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहती, वासला ने दृष्टि से कहा। तो वहाज के चेहरे पर नरमी के आसार गायब हो गए थे। वो अब गुस्से से वासला को देख रहा था। बदतमीज़ी मत करो। तो आप भी ज़िद मत करें। मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, अगर आप दुनिया के आखिरी मर्द हों तब भी नहीं। मुझे उम्मीद है आप मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। हाँ, मामू को भी समझा दें। जहाँ तक बात है आपकी पुप्पो की, उन्हें मैं समझा लूँगी। वो मेरी माँ है, मेरी खुशी में खुश होने वाली। वासला कहकर वहाज के पास से गुजरती हुई सीढ़ियाँ उतर गई। वो काफ़ी देर वहीं खड़ा रहने के बाद वापस अपने कमरे में आया, अपना सामान पैक किया और बाबा के पास चला गया। कुछ देर उनसे हल्की फुल्की बातों के बाद उसने अपने जाने की इत्तला दी। इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिन रुक जाओ, अभी कल ही तो आए हो। फायजा बेगम की आंखें भर आ गई। सर की कॉल आई है, इसलिए मुझे जाना है। फिर आऊँगा और ज़्यादा दिन के लिए आऊँगा। उसने माँ के कंधों के गिर्द अपनी बाहें फैलाते मोहब्बत से कहा। इतने दिन बाद आते हो और अब जा भी रहे हो। मीर साहब ने मेज़ पर कप रखते हुए कहा। एक ऑफिसर की ज़िंदगी ऐसी ही होती है बाबा जान, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। एक तो मैं तुम्हारी इस जॉब से बहुत तंग हूँ। क्या होता अगर तुम भी शहवार के साथ अपने बाबा का बिजनेस संभाल लेते? कम से कम दोनों भाई मेरी आंखों के सामने तो होते। फायजा बेगम कहते हुए रो पड़ी थी। बाबा प्लीज़ अपनी बेगम को समझाइए कि यूँ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना करे, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मोबाइल जेब से निकालकर उसकी जानिब देखने लगा। तुम वासला की वजह से जा रहे हो ना? सच बताना। क्यों? वासला की वजह से क्यों जाऊँगा? वहाज ने मोबाइल से निगाह उठाकर माँ की जानिब देखा। क्योंकि उसने इनकार कर दिया है, उन्होंने धीमे लहजे में कहा। उफ अम्मा, मैं आपको शक्ल से इतना घामड़ और बेवकूफ़ लगता हूँ, कैसा करूँगा? जहाँ तक इस रिश्ते की बात है, ये बाबा की ख्वाहिश थी और मैंने सर झुकाया। हाँ या ना करना उसका हक है और उसने अपना हक इस्तेमाल किया। वैसे भी आप खुद ही तो कहती हैं रिश्ते बाहिमी रजामंदी से बनते, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। आप मेरी बात से मुतमईन हुई हैं या नहीं? उसने उठते हुए कहा। फायजा बेगम चलना खामोश रही। मुझे अपने बेटे और उसकी सोच पर फ़ख्र है। जाने ये मेरी कौन सी नेकी का सिला है? मीर साहब ने फ़ख्र से कहा तो वहाज उनके गले लग गया। तुम कहो तो मैं दुआ के लिए बात करूं? फायजा ने करीब आकर कहा। नहीं अम्मी, अभी नहीं, अभी रुक जाइए। क्यों रुक जाऊं? कब करोगे शादी? तुम्हारी उम्र में शहवार 2 बच्चों का बाप बन चुका है और तुम अभी तक कवारे घूम रहे हो। फायजा बेगम खफा हुई। आपको मेरी आज़ादी क्यों नहीं पसंद? वहाज ने मासूमियत से कहा। बस मैंने कह दिया, मैं कल ही इमरान भाई से दुआ के लिए बात करूंगी। फायजा बेगम ने ज़िद्दी अंदाज में कहा।
अम्मी प्लीज़ कुछ दिन रुक जाइए, फहाज ने माँ को अपने साथ लगा कर कहा। फ़ायज़ा कुछ कहना चाहती थी मगर खामोश हो गई। फहाज माँ बाप से मिलकर बाहर आया और सामने बने कमरे की जानिब चल दिया ताकि पुप्पो से मिल सके। उस वक्त वो वासला का सामना नहीं करना चाहता था मगर मजबूरी थी। वो जानता था अगर वो पुप्पो से मिले बगैर चला गया वो खुद को मुजरिम समझती रहेंगी। इसलिए हिम्मत मजतमा करके जब्त किया और दरवाजे पर दस्तक दी। पुप्पो सर तक चादर लपेटे लेटी थी। वासला सोफे पर बैठी अपने बालों के लीड को उंगली पर लपेट रही थी। वो उसको अंदर आता देखकर फौरन उठ खड़ी हुई। पुप्पो सो रही हैं, मैं उनसे मिलने आया था। उसे नज़रअंदाज करते हुए कमरे में इधर उधर देख रहा था। वासला खामोशी से खड़ी थी। शाहीन बेगम कहाँ सो रही थी, वो तो बेटी से नाराज़ होकर लेटी हुई थी। फहाज की आवाज़ सुनकर फ़ौरन उठ बैठी। आप जाग रही हैं पुप्पो? उन्हें उठता देखकर फहाज फ़ौरन उनके करीब आया। मैं आपसे मिलने आया था, वापस जा रहा हूँ। अभी कल ही तो आए थे और अभी वापस भी जा रहे हो? वह हैरत से कहते हुए बेड से नीचे उतरी। हाँ, वो इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, कॉल आई थी, जल्द वापस आऊँगा। या आप वासला के साथ आइएगा, मुझे भी अब गवर्नमेंट की तरफ घर मिल गया है। शाहीन बेगम ने इस बात में सर हिलाया। आंसू उनकी आंखों से टपक रहे थे। अरे पुप्पो, आप क्यों रो रही हैं? फहाज ने उन्हें अपने साथ लगाते हुए उनके टपकते आंसू साफ किए। वासला ने तड़प कर सर उठाया और माँ की जानिब देखा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं शर्मिंदा हूँ। कम ऑन पुप्पो, आप ख़वातीन कितना सोचती हैं। एक बात हुई, वासला को नहीं कबूल तो बस ख़त्म हुई। इसमें रोने या शर्मिंदा होने की क्या बात है? आप फिक्र न करें, हम बहुत अच्छा लड़का देखकर वासला की शादी कर देंगे। फिर आप मेरे साथ रहीम यार खान चलना, हम दोनों वहाँ रहेंगे और आप मुझे मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाना। यकीन मानिए, शेफ़ के हाथों खा खा कर तंग आ चुका हूँ। वाज ने मासूमियत से कहा तो शहीन भी मुस्कुरा दी। इतने में वाज के मोबाइल पर बेल हुई। उसने मोबाइल स्क्रीन की जानिब देखा और यस का बटन दबाया और वो मुकाबिल से बात करने लगा। ओके, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद किया और दोबारा पुप्पो की तरफ मतवज्जे हुआ। ओके, मैं अब चलता हूँ। प्लीज़ आप ये फजूल सोचे दिमाग से निकाल दें। मैं तो कहता हूँ आप भी क्लब और जिम ज्वाइन करें, खुश रहा करें। वो कहते हुए शहीन के आगे झुका। उन्होंने मोहब्बत से उसके घने बालों में हाथ फेरा और दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर चूमा। फहाज मुस्कुराते हुए पीछे हटा और सामने खड़ी वासला की जानिब देखा, फिर सर झटक कर अल्लाह हाफिज़ कहता हुआ बाहर निकल गया। सबसे मिलने के बाद वो अपनी गाड़ी में आ बैठा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी, रगें तन गई थी। जब तब जवाब दे रहा था। उसने लब गुस्से से भींच लिए। उसके इनकार की वजह कोई और नहीं हो सकती। यकीनन वो किसी और को पसंद करती है, मगर किसे? उसने सोचते हुए पास पड़ी सिगरेट की डिबिया से सिगरेट निकालकर दोनों होंठों के दरमियान रखा और दूसरे सिरे को शोला लगाया। उसका दिमाग सुलग रहा था। आखिर कौन हो सकता है उसके इनकार की वजह? उसने उसे कभी किसी लड़के से बात करते ना देखा था। फैमिली फंक्शंस में भी वो बहुत कम जाती थी। वो सोचते हुए अपनी थोड़ी को जा रहा था, कहीं अम्मी और रीदा भाभी का रवैया तो नहीं उसके इनकार की वजह। अम्मी दिल की बुरी नहीं है, मगर रीदा भाभी की बातों में आकर वो वासला ये पुप्पो को कुछ ना कुछ कह जाती हैं, मगर इतनी बड़ी बात नहीं कोई कि यूँ इनकार किया जाए। फहाज को याद था जब तक शहवार बाई की शादी नहीं हुई थी तब तक शहीन और फ़ायज़ा बेगम की आपस में बहुत बनती थी। उन्होंने कभी उन्हें एहसास न होने दिया कि वो उनके घर रहती हैं। दोनों बहनों की तरह रहती थी। लेकिन रिदा ने आकर सास को शहीन के खिलाफ़ करना शुरू कर दिया था। वो जो बातें भुला चुकी थी रिदा अब उन्हें बार बार बावर करवाती थी। वासला के वालिद फ़ायज़ा के खालाजाद भाई थे और उनकी निस्बत फ़ायज़ा की छोटी बहन नाइला से तय थी। जब मीर आसिफ की शादी फ़ायज़ा से हुई उन्हीं दिनों अमीन हैदर होस्टन से आए हुए थे और बारात पर शहीन को देखते ही बुरी तरह फरिफ्ता हो गए थे। वो भूल गए थे कि उनकी निस्बत नाइला से तय। फ़ायज़ा के मुकलावे पर उन्होंने शाहीन से अपनी पसंदीदगी का इजहार बड़ी महफिल में किया था। मोहब्बत का जो समंदर उनके दिल में ठाठे मार रहा था वो एक तूफ़ान बन गया था। पहले उन्होंने माँ को राज़ी किया, फिर माँ ने रोते हुए बहन से बात की थी, नुसरत तुम तो कुछ ख्याल करो, मेरी नाइला का क्या होगा? उन्होंने रोते हुए बहन की मिन्नत की थी। मैंने अमीन हैदर को बहुत समझाया मगर वो नहीं मान रहा है। उसने मुझे खुदकुशी की धमकी दी है। मैं जवान औलाद को ज़िद में आकर खो नहीं सकती। अगर तुम मुझसे समझा सको तो ठीक, वरना मुझे शहीन के घर ले चलो। निसार बेगम ने भी भांजे को समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो न माने और फिर हार मानकर भांजे का रिश्ता लेकर बहन के साथ मीर हाउस आए। शहीन के वालिदैन ने सुनते ही इनकार कर दिया था। वो बहू के मैके वालों का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, मगर नुसरत बेगम उनके वाज़े इनकार पर रोज़ रोज़ उनके घर आकर और मिन्नत समाजत करती। बल आखिर उनके इसरार पर वो मान गए। यूँ शहीन ब्याह कर जल्दी हॉस्टन चली गई थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के फ़कत 2 साल बाद हैदर में
जिगर के कैंसर की तशख़ीस हुई थी। बीमारी आखिरी स्टेज पर थी। बहुत इलाज हुआ मगर वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। माँ बाप जवान बेटी के साथ होने वाला हादसा न सह पाए और जल्द ही अल्लाह को प्यारे हो गए। सब ने शाहीन को बहुत समझाया कि वो ज़िंदगी का नया सफ़र एक बार फिर से शुरू करें मगर वो ना मानी। उन्होंने सारी जवानी इज्जत से गुजार दी। वासला बचपन में बहुत शरारती थी। वो सारा दिन उसके पीछे भागती रहती थी। अपने दोनों भतीजों से भी खूब प्यार करती थी। वासला के साथ साथ उन्होंने वहाज और शहवार की जिम्मेदारी भी ले ली थी। हालांकि मीर साहब अक्सर प्यार से टोकते और याद दिलाते कि दोनों बच्चे फ़ायज़ा की जिम्मेदारी हैं, मगर वो मोहब्बत से भतीजों को गले लगा लेती। बचपन कब रुखसत हुआ और लड़कपन का दौर आया, पता ही न चला। अब शरारती वासला की शरारतें संजीदगी में बदल गई थी, मगर शाहीन के पास वक्त न था कि वो देखे उनकी बेटी किस कदर खुद में सिमट गई है, कितनी संजीदा हो गई है। अब वो शाहीन जब वासला को बिल्कुल गुमसुम देखती तो उसे बाहर लाउंज में भेजती, मगर वो जल्दी अपने कमरे में वापस जाकर किताबों के साथ मसरूफ़ हो जाती थी। उन्होंने घर की जिम्मेदारी ध्यान बटाने को खुद पर ली थी, जो अब मुस्तकिल हो चुकी थी। फ़ायज़ा तमाम फ़िक्रों से आज़ाद थी। अब तो उन्हें गैदरिंग और जिम से ही फुर्सत ना थी। कभी कभार वह जहाज जलाकर गिला भी करता था कि सारी जिम्मेदारी फूफो के कंधों पर है, आप खुद कुछ नहीं करती हैं। फ़ायज़ा बेगम उससे आंखें निकालकर बाप के सामने खामोश रहने का कहती थी। वह झलाकर कमरे से निकल जाता और अपने कमरे में जाकर करता रहता था। इंटर के बाद उसका दाखिला दूसरे शहर हो गया था। वहाज के जाने के बाद शाहीन बेगम ने वासला को शिकवा कुना निगाहों से देखा था। उसने तड़प कर माँ की तरफ देखा और आगे बढ़ी, मगर उसके करीब पहुँचने तक वो वापस लेट चुकी थी। माँ की उदासी और बेअतनाई उसका दिल चीर रही थी। वो माँ को देखकर खिड़की की जानिब बढ़ी और खिड़की खोलकर उसमें बैठ गई। ये काफ़ी बड़ी खिड़की थी। वासला आराम से बैठ जाती थी। वो जब भी उदास होती यहाँ बैठकर आसमान को तकती रहती थी। अब उसे किसी के गुस्से की परवाह न थी सिवाय अपनी माँ की। उसकी आंखें नम थी। कितनी बार कहा है आपसे यूँ मत नाराज़ हुआ करें मुझसे, मगर हर बार यूँ ही करती हैं। उसकी बात सुनकर शाहीन बेगम उठ बैठी थी। वासला, तुम किसी को पसंद करती हो क्या? उनके लहजे और आंखों में ढेरों खदशात थे। उसने उनकी तरफ देखा। वो इस बात पर चिढ़ गई थी और उठ बैठी। अरे, आप मेरे इनकार की वजह किसी और को क्यों समझ रही हैं? मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। अगर ऐसी बात होती मैं ज़रूर बताती आपको। मैं फिलवक्त शादी ही नहीं करना चाहती हूँ, उसने माँ की जानिब देखकर कहा। मगर कोई तो वजह होगी वासला। उन्होंने उसकी जानिब देखा। बस मुझे नहीं पसंद। अब ये मत कहना आपके वहाज को कोई लड़की इनकार नहीं कर सकती। हाँ, उसे कोई और लड़की मिल जाएगी। खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, अच्छी पोस्ट पर है। डीएसपी वहाज। उसने डीएसपी को लंबा खींचा। मगर अम्मी, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। प्लीज़ मुझे मजबूर मत करें। उसने माँ के सामने हाथ जोड़े और चादर तान कर लेट गई। उसके अंदाज पर शाहीन बेगम शशतर रह गई। बेहद बेजारियत थी या अक्ताहट। वो यूनिवर्सिटी तो आ गई थी मगर एक क्लास भी ना ली। वो बेदिली से एक कोने में किताब लेकर बैठी थी। जब निशा कंधे पर बैग लटकाया हाथ में किताब लिए उसकी जानिब आ रही थी, वासला ने उकताहट भरी निगाह से उसकी जानिब देखा। सर झटक कर वासला दोबारा किताब की जानिब मुतवज्जे हुई। अजब बात है, लोग दोस्तों को देखकर किताबें बंद कर देते और एक तुम हो उल्टा किताब में सर खपा रही हो। इंशा ने किताब खींचकर बंद कर दी। ये देखो, मेरे लिए भाई लाए हैं। उसने वासला के सामने कलाई की। इससे पहले वासला कुछ बोलती अपनी गोल्ड की बड़े डायल वाली घड़ी उसको दिखाई और कहने लगी, कितनी बेमुरवत दोस्त हो। लोगों की दोस्तों की बातें ख़त्म नहीं होती और एक मेरी दोस्त है जो सोच सोच कर बोलती है। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। वो आंखों में आंसू लाते हुए बोली। अब ये क्या ड्रामा है? वासला ने तमानियत से कुर्सी से टेक लगाकर उसे देखते हुए दरियाफ्त किया। ड्रामा? निशा की आवाज़ ऊंची थी, उसमें हैरत नुमाया थी। ये मेरी मोहब्बत है जिसकी तुम्हें परवाह नहीं। उसने वासला के बैग से टिशू का पैक निकाला और टिशू निकालकर आंखें साफ करते हुए कहा, अब क्या किया मैंने? वासला ने उसके हाथ से टिशू का पैक वापस लेकर पूछा। निशा ने उसे घूर कर उसके हाथ से टिशू पैक वापस लिया और एक और टिशू निकालकर नाक साफ करने लगी। तुम भूल गई कल क्या हुआ? वासला ने टिशू पैक उसके हाथ से लेकर वापस बैग में डाला। वह मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जे थी। उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि कल क्या हुआ था। याद है, कल 3 सितंबर थी। वासला जल्दी से बोली। हाँ, कल 3 सितंबर थी। उस दिन कोई बड़ा तारीखी वाक़या नहीं हुआ, मगर हमारे घर में एक वाक़या ज़रूर रौनमा हुआ है। उसकी बात सुनकर वासला की आंखें भर आई। गुजरे दिन का सारा वाक़या उसकी आंखों के सामने आ गया। तुम्हें इस रेस्ट वार्ड से भी कुछ याद नहीं आ रहा क्या? उन्होंने मुझे ये तोहफ़ा क्यों दिया? निशा ने हैरत से कहा। क्यों देंगे? वासला ने उसके चेहरे से निगाहें हटाते हुए उसकी कलाई पर जमाई और एक हाथ से कनपट्टी खुजाते हुए कहा,
क्यों दी होगी? यकीनन तुम भाई के साथ मार्केट गई होगी और उस घड़ी को देखकर तुम्हारा दिल आ गया होगा और निगाहें हटने का नाम नहीं ले रही होंगी, इसलिए भाई ने सोचा होगा दिलवा दूँ, मतलब गिफ्ट कर दूँ। दफ़ा हो जाओ वासला, तुम मेरी दोस्त, बचपन की दोस्त हो और तुम्हें पता ही नहीं, कहकर वो रोने लगी। उफ, चुप कर जाओ, मरवाओगी क्या? अभी लाइब्रेरियन आ जाएगी और दोनों को उठाकर बाहर फेंक देगी, वासना ने गुस्से से कहा। तुम्हें अभी भी अपनी इंसल्ट की पड़ी है, मैं तुमसे सख्त नाराज़ हूँ, अब और कभी बात नहीं करूँगी मैं तुमसे, कहकर निशा गुस्से से वहाँ से निकल गई। वासला का फिलहाल किसी से भी बात करने का दिल नहीं था, इसलिए खामोशी से बैठकर उसे जाता देखती रही और उसके पीछे ना गई। उसने किताब पर रखी पेंसिल को हाथ में उठाया और पास रखे रजिस्टर पर लकीरें खींचने लगी कि उसके मोबाइल पर बेल बजी। उसने देखा निशा का मैसेज था। कल 3 सितंबर थी और कल मेरी सालगिरह थी, तुमने मुझे विश भी नहीं किया। ओह शिट, उसका मैसेज देखकर उसके हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, तुम कहाँ हो? जवाबी मैसेज भेजकर वो अपनी चीज़ें समेटने लगी। जहन्नुम में, निशा का फ़ौरन जवाबी पैगाम मौसूल हुआ तो वो मुस्कुरा दी। सो सॉरी यार, मुझे सच में याद नहीं रही तुम्हारी बर्थडे, वासना ने निशा को ढूंढकर उसके करीब जाकर कहा और उसे गले लगा लिया। निशा जो उससे कभी बात नहीं करने का कह रही थी, फ़ौरन मान गई। निशा की यही बात अच्छी थी, वो फ़ौरन मान जाती थी। वो नरम तबीयत की बहुत अच्छी लड़की थी। इन दिनों दोनों की यूनिवर्सिटी आकर ही दोस्ती हुई थी, मगर निशा उसे बचपन की दोस्त कहती थी। हाँ, उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती बहुत कम वक्त में हुई थी। दोनों एक दूसरे को खूब समझती थी। वासला हद से ज़्यादा एहसास थी। उस घर में सब कुछ था जो एक मुकम्मल घराने में होता है, मगर वो क्या चाहती है किसी को मालूम ना था। उसे माँ से भी यही गिला था कि कभी उन्होंने उसके अंदर झांकने की कोशिश ना की थी। क्या हुआ, कहाँ खो गई? निशा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं, उसने बौखला कर कहा। आज तुम मेरे साथ घर चलो, अम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है। वो कह रही थी कि वासला को याद नहीं रहा होगा, वरना वो तुम्हें ज़रूर विश करती। निशा ने उसे दावत देने के साथ ही माँ की बात बताई। वासला खुद भी चंद लम्हों के लिए घर से फरार चाहती थी, इसलिए फ़ौरन हामी भर ली। थैंक यू सो मच, निशा ने खुशी से कहा और उसके गले लग गई। वासला ने शाहीन को फ़ोन करके निशा के घर जाने की इत्तला दी। जब वो निशा के घर गई, निशा की वालदा रुखसार बेगम बहुत मोहब्बत से मिली उसे। रहने दे अम्मी, हम भी वासला से मोहब्बत करते हैं, वरना ये तो हमें भूल ही जाती है, निशा ने माँ से शिकवा किया तो वासला ने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। वो जानती थी रुखसार बेगम उसे खुद ही जवाब दे देंगी, तभी वो खामोश रही। अरे क्यों नहीं, मोहब्बत करती है तभी तो हमारे इस छोटे से घर में आई। रुखसार बेगम ने मुस्कुराकर उसके चेहरे पे हाथ रखा कहा, छोटा सा नहीं, मोहब्बतों से लबरेज घर कहिए आंटी। वासला के लहजे में मरहूमी और हसरत थी। अरे आपी, आपको इस घर में क्या अच्छा लगता है? आप इस घर के मकीनों से उसकी पसंदीदगी का तो सबके सर नफ़ी में हिलेंगे, किचन से होती हुई हबीबा ने कहा और बरामदे में आकर वासला से गले मिलने लगी। क्यों खुश नहीं है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, बल्कि खुशकिस्मत हैं, इज़्ज़त से उस घर की 4 दीवारी में रह रहे हैं, वरना कई लोगों को तो सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। रात फुटपाथ पर गुजरती है, कमरे से निकलते हुए ज़ैन ने नासहाना अंदाज में कहा। वो मेरा ये मतलब नहीं था भाई, हबीबा ने शर्मिंदगी से कहा। ज़ैन ने अंततः उसके करीब आकर उसके सर पर हल्की से चपत लगाई और उसे खाना लाने का कहा। जी अभी लाई भाई। हबीबा किचन की जानिब चल दी। रुखसार बेगम छोटी दोनों बेटियों की जानिब मुतवज्जे हुई, जो उसी वक्त स्कूल से वापस आई थी और वासला को देखकर बहुत चहक रही थी। उफ, सांस तो लेने दो बेचारी को, बेटियों को मसनूई खफगी से कहते हुए वो वासला का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और खुद बच्चियों को देखने निकल गई। वासला ने मुस्कुराकर कमरे के दरवाजे की जानिब देखा। अस्सलाम वालेकुम वासला, कैसी हैं आप? उसके कानों से ज़ैन की आवाज़ टकराई। उसने ज़ैन की जानिब देखा और वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, कहकर बैग में हाथ डाला और मोबाइल बाहर निकाला। उसका ख्याल था उसका फ़ोन साइलेंट पर है, इसलिए उसने जल्दी से फ़ोन को साइलेंट से हटाया और वापस एक जानिब रख दिया। ज़ैन हनूज सर झुकाए खड़ा था। आपको कुछ कहना था? उसने हैरत से पूछा। जी हाँ, मुझे कुछ कहना है, ज़ैन ने आहिस्तगी से कहा। जी कहिए, वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। वासला जी, आप ये चीज़ें मत लाया करें, उसने सामने पड़े शॉपर की जानिब इशारा करते हुए कहा, जिसमें मुख्तलिफ अनवा के खाने और बेकरी की अशिया पड़ी थी। ये चीज़ें मैं अपना समझ कर लाती हूँ, वासला ने जवाब दिया। हाँ मैं जानता हूँ आप ये सब मोहब्बत से लाती हैं, मगर एक तो ये सब खाने की हमारी औकात नहीं है, दूसरा, वो बात करते करते रुका था। क्या दूसरा? वासला ने कहा। आप हमारे घर में मोहब्बत और खलूस से आती हैं, मैं चाहता हूँ इसी तरह आती रहें, कहीं मेरी माँ बहनें लालच में ना आ जाए। ये बेगर्ज खलूस का ताल्लुक़ हमेशा सलामत रहे, ये मेरी ख्वाहिश है।
वासला कुछ कहना चाहती थी कि भैया खाना। हबीबा की आवाज़ सुनाई दी। हबीबा हाथों में ट्रे थामे खड़ी थी। जैन ने मुस्कुराकर ट्रे थामी और अपने कमरे की जानिब चल दिया। वासला आप इतनी चीज़ें क्यों लाई हैं? हबीबा ने उसके पास बैठते हुए कहा। वासला ने मुस्कुराकर दरवाजे से दाखिल होती रुखसार बेगम को देखा। अच्छा हबीबा, वासला के लिए भी खाना ले आओ, उसे भूख लग रही होगी। रुखसार बेगम ने हबीबा को मुखातिब किया। बेटा इतना तकल्लुफ़ मत किया करो, रुखसार बेगम ने मोहब्बत से कहा। तकल्लुफ़ क्या आंटी, मेरा अपना घर है, कहकर वासला ने सर झुका दिया। सूरज ने ज़मीन पर फैली किरणों को समेटना शुरू किया था। रात शाम को समेटकर फैलने को तैयार थी। कमरे में मलगजा सा अंधेरा छा रहा था। वासला का दिल अभी भी घर जाने को नहीं था। मीना और सोनी की शरारतें, हबीबा के हाथ के मज़े मज़े के खाने, निशा की मज़े की बातें, वासला को यह सारा मंजर भरपूर लग रहा था। जाओ बेटा, तुम्हारा ड्राइवर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है। अब तुम्हारी अम्मी भी इंतज़ार कर रही होंगी। ऐसा करना, इतवार को दोबारा आ जाना, बल्कि अपनी अम्मी को भी साथ लाना, खूब मिलकर बातें करेंगे। रुखसार बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए मोहब्बत से कहा तो वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए बादल नख्वास्ता उठी और सबसे मिलकर गाड़ी में आ बैठी। उसने आंखों की नमी को उंगलियों से साफ किया। ज़िंदगी की बात होती है। जो ज़िंदगी वो गुजारना चाहती थी उसे कोई न जानता था। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद वो बहुत डरपोक लड़की थी। शायद उसे बचपन से ही डरपोक बना दिया गया था। उसने थकन ज़दा गहरी सांस ली और सर गाड़ी की बैक सीट से लगा लिया। घर पहुंचकर उसने लॉन के वस्त में खड़े होकर एक गहरा सांस लिया। रात की रानी की महक उसके अंदर गई तो एक तमानियत का एहसास उसके अंदर सरायत कर गया। वह मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगी कि सामने देखकर ठिठक गई। सामने मीर शहवार आ रहा था। उसे देखकर उसके लबों से मुस्कुराहट मासूम हो गई। कैसी हो गुड़िया? एक हाथ से कोट का बटन खोलते दूसरे हाथ में ब्रांडेड सिगरेट लिए शहवार ने उससे पूछा। ठीक हूँ, कहकर आहिस्तगी से वो आगे बढ़ने ही लगी कि हाथ उठाकर शहवार ने उसे रुकने का इशारा किया। वो रुक गई और अपने होंठों को दांतों तले दबाने लगी। तुमने वहाज के रिश्ते से क्यों इनकार किया? उसके मुँह से ये अल्फाज सुनकर वासला का जी चाहा अपना सर दीवार से दे मारे। इनकार करना था, कर दिया। अब क्या सबका सवाल करना लाजिम है? क्या मुझ पर इस सवाल का जवाब देना फ़र्ज़ है? उसने कटीले लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हौले से बोला। इनफैक्ट तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर तुम्हारी शादी वहाद से हो जाती तो। इससे पहले कि उसकी बात मुकम्मल होती, अकब से रिदा की आवाज़ गूंजी थी। वो उनके करीब आ रही थी। स्याह साड़ी में, नफासत से किए मेकअप में उसकी सफ़ेद रंगत मज़ीद खिल रही थी। वो उन दोनों के करीब आकर रुकी थी। चले शहवार, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, रिदा ने कहते हुए शहवार के बाजू पर हाथ रखा। यस श्योर, चलें। शुक्र है आपको भी एहसास हुआ कि हम लेट हो चुके हैं, शहवार ने हौले से कहते हुए उसकी नाक को छुआ तो रिदा खिलखिला कर हंस पड़ी। हंसते हुए उसके मोतियों से सफ़ेद दांत खूब चमक रहे थे। वासला ने उसकी जानिब देखा। ओके वासला, अब हमें इजाज़त दो, फिर बात करेंगे। फ़िलहाल हमें देर हो रही है, कहते हुए शहवार ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वासला घबराकर पीछे हटी और इस बात में सर हिलाते हुए अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गई। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, इस कदर तेज़ कि उसे लगा पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो 3 स्टेप्स चढ़कर अंदर की तरफ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। शहवार और रिदा जाने किस बात पर हंस रहे थे। उसकी आंखें बिला वजह ही भीग गई। अस्सलाम वालेकुम, उसने कमरे में दाखिल होकर सलाम किया। शहीन सामने ही बैठे हुए तस्बीह पढ़ रही थी। उन्होंने सलाम का जवाब देने के बजाय रुख मोड़ लिया। वासला ने बेबसी से गहरा सांस लिया और पर्दे बराबर करके एसी ऑन किया। उसने कैचर खोलकर बालों को झटका, फिर बालों का जूड़ा बनाते हुए अलमारी की जानिब बढ़ी। कपड़े निकालकर वो अटैच बाथरूम की जानिब बढ़ गई। वो कपड़े तब्दील करके जब वो कमरे में वापस आई, शहीन कमरे में मौजूद ना थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। आईना उसे बता रहा था वो किस कदर खूबसूरत है, इतनी कि उसे देखने वाले पर दोबारा निगाह दौड़ाना वाजिब हो जाता था। लेकिन वो वासला का हाथ उठा और सामने मौजूद आईने में उभरते अपने अक्स पर जा ठहरा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या है? उसने अपने अक्स से कहा। क्या? सामने शीशे में मौजूद उसके अक्स से जैसे आवाज़ सुनाई थी कि मैं बहुत बदसूरत होती, इतनी बदसूरत कि कोई मुझे देखना भी पसंद ना करता। उसके होंठ हिले थे, उसके हाथों में लग्जिश हुई थी, उसकी हरनी जैसी आंखें नमकीन पानियों से भर गई थी। इससे पहले कि वो खुद से मज़ीद कुछ कहती, दरवाजे के करीब से शाहीन की आवाज़ सुनाई दी थी। शायद वो काम वाली सादिया से कोई बात कर रही थी। वासला ने जल्दी से आंखों में आई नमी को दुपट्टे में जज़ब किया और जल्दी से अपने बेड पर जा बैठी। शाहीन कमरे में दाखिल हुई और पूछा, कल तुम निशा के घर क्यों गई थी? वो वासला के सामने ही बेड पर एक जानिब आ बैठी। वो कल निशा की सालगिरह थी, मुझे उसे विश करना भी याद नहीं रहा। वो बहुत नाराज़ हो रही थी। उसकी अम्मी भी इंतज़ार कर रही थी कि काफ़ी दिन से नहीं आई।
इसलिए मिलने चली गई। वासला ने किताब से निगाहें हटाकर माँ की जानिब देखते हुए कहा, गैरों की नाराज़गी की फिक्र है और अपनों की ज़रा परवाह नहीं। उनके लहजे में क्या कुछ न था, दुख, तासुफ। अम्मी, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। उसने गुस्से से किताब बंद की। मीर भाई ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम ये सिला दे रही हो। मगर इसका मतलब ये नहीं अम्मी, उनकी हर बात मानना हम पर लाजिम है। वासला ने सख्त मगर धीमी आवाज़ में कहा, अगर इनकार की कोई वजह तो हो। क्यों बिला वजह इनकार करना साफ वहाज की इंसल्ट है। वह बांसुओं से रोने लगी थी। फॉर गॉड सेक अम्मी। वासला को उनके रोने से शदीद उलझन हो रही थी। तुम बिल्कुल अपने बाप पर गई हो, खुद पसंद और खुद गर्ज। मुझे अफसोस है मैं तुम्हारी अच्छी तरबियत नहीं कर सकी। वासला ने हैरत से उनकी जानिब देखा। मुझे अफसोस है मैं तुम्हें रिश्तों का एहतराम नहीं सिखा सकी। वासला अपनी उंगलियां चटका रही थी। तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम अमीन हैदर की बेटी हो। एहसान फरामोश, उसने भी तो यही किया था नायला के साथ। मगर अब एक बात याद रखना वासला, उन्होंने रोते हुए अपने मुंह पर हाथ फेर कर कहा, जो लोग दूसरों की खुशी का ख्याल नहीं रखते खुद भी खुशियाँ नहीं पा सकते। वासला, तुम्हारे बाप ने मुझसे शादी तो कर ली, मगर नायला की आह ने उसे भरी जवानी में अपनी नींद सुला दिया। मैंने सारी ज़िंदगी कभी नायला तो कभी भाभी के सामने शर्मिंदा होते हुए गुजार दी। मेरा सर सारी ज़िंदगी झुका रहा है। तुम अब बुढ़ापे में भी मेरा सर झुकाना चाहती हो क्या? मैं थक गई हूँ अब सर झुकाकर जीते जीते। एक मौका मिला अब कर्ज उतारने का। कौन सा कर्ज अम्मी? ये कर्ज तो आप साथ साथ उतार चुकी हैं। इस घर को संभाल कर अपने भतीजों की परवरिश करके, हत्ता कि आपने अपनी बेटी को बुला दिया कि वो क्यों उदास है, वो क्या चाहती है, आपको खबर ही नहीं। फहाज को किस वक्त क्या चाहिए, शहवार को क्या पसंद है, सब मालूम है। ये सब आप ही की जिम्मेदारी है। अब तो खैर है, असद और वफ़ा के आने से आपकी ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है, रिदा भाभी की नहीं। इसलिए अम्मी, मेरे सामने कर्ज वाली बात रहने दें। ये ना हो साहब और आप मेरी कर्जदार निकल आएँ। और हाँ, आज के बाद हमारे दरमियान वहाज के बारे में कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मैं किसी सूरत उससे शादी नहीं करूँगी। तुम्हें कोई और पसंद है? शहीन ने पुरतजस्सुस अंदाज में कहा। वासला ने कुछ कहने के लिए लब खोले पर खामोश हो गई। चंद सानिये खामोश रहने के बाद बजाय साफ इनकार के बता दूंगी कहकर उसने पाँव की जानी पड़ा, कंबल उठाकर अपने ऊपर किया और लेट गई। शाहीन ने पूछना चाहा कौन, मगर कुछ भी ना कह पाई। चुपचाप वो कंबल में लिपटे वजूद को देखती रह गई। रात धीरे धीरे बीत रही थी, मगर नींद थी। दोनों माँ बेटी ही अपनी अपनी सोचों में गर्क थी। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। सो वासला कब रही थी, जाने कब सोचों में गुम वासला सो गई और शाहीन बेगम उठकर वज़ू करने चल दी। सूरज की सुनहरी किरणें चार सौ फैल चुकी थी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई थी, सिवाय वासला के कमरे के, क्योंकि उसने कमरे के पर्दे बराबर कर रखे थे। जिससे कमरे में अंधेरा फैला हुआ था, वो कसलमंदी से बेड पर लेटी थी। उसका यूनिवर्सिटी जाने का कोई मूड न था। शाहीन बेगम के अल्फाज ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। काश वो मामू की बहन बनकर इनकार की वजह ना पूछती। काश वहाज की पुप्पो नहीं बल्कि उसकी माँ उससे इनकार की वजह पूछती तो वो ज़रूर बताती। अब भी उसकी माँ ने माँ बनकर नहीं सोचा। पाँव से कंबल हटाते हुए वो मरे मरे कदमों से उठी और मुंह हाथ धोने लगी। कितने ही आंसू पानी के साथ बह गए। उसने मुंह पर पानी डाला और सोचने लगी, मुझे अम्मी की किसी भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। अम्मी या कोई और चाहे मुझ पर कितना ही दबाव क्यों न डाले, मैं किसी के ज़ेरे असर नहीं आऊँगी। उसने दिल ही दिल में मसमम इरादा किया। अच्छी तरह दुपट्टा सेट करके वो कमरे से बाहर निकली। सामने ही शाहीन और फ़ायज़ा बेगम बैठी थी। उसने सलाम किया तो उसकी आवाज़ सुनकर फ़ायज़ा बेगम ने मुंह फेर लिया। सादिया से कहो तुम्हें नाश्ता बना देगी, वो किचन में है। शाहीन बेगम ने उसे मुखातिब किया। मुझे भूख नहीं है कहकर वो वापस कमरे में आई और बिला वजह कमरे में टहलने लगी। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने निशा को फ़ोन मिलाया। कितनी बेवफा दोस्त हो, अगर तुमने छुट्टी करनी थी मुझे बता देती, मैं भी ना आती। मैं इस वक्त शदीद बोर हो रही हूँ। उसकी कॉल अटेंड करके हेलो सुनने की देर थी। निशा की दुहाइयाँ अरूज पर थी। अच्छा सॉरी, बस वो अचानक ही मूड बन गया। निशा सांस लेने को रुकी तो उसने फ़ौरन माजरत की। ओके ओके, सॉरी की ज़रूरत नहीं। उसके मुंह से सॉरी का लफ्ज़ सुनते ही गुस्से से भरी निशा मोम की तरह पिघल गई थी। निशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वासला ने बेबसी से बालों को नोचते हुए कहा। हाँ कहो, मैं हमतन गोश हूँ। निशा ने कहा। नहीं अभी नहीं, बाद में कहकर वासला ने फ़ोन बंद कर दिया। उसने दरवाजे की सिमत बेबसी से देखा। वो जानती थी शाहीन उसके पीछे नहीं आएगी। उन्हें बेटी से ज़्यादा भाभी की नाराज़गी की फ़िक्र थी। उसने पर्दे हटाकर खिड़की से बाहर देखा। सामने माली बाबा पौधों की काट छांट कर रहे थे। साथ ही साथ कुछ देर बाद चौकीदार से कुछ बात कर लेते थे। गुर्बत के बावजूद उनके चेहरे पर इत्मीनान था। वासला हसरत से उन्हें देखने लगी।
काश माली बाबा मैं आपकी बेटी होती, काश। नम आंखें लिए वो खिड़की से पीछे हटी और बेड पर जा बैठी। उसका इंतज़ार लाहासिल था। कुछ देर बाद वो उठी, पर्दे बराबर किए, लाइट्स ऑफ की और फिर से सोने के लिए लेट गई। कुछ ही देर बाद वो सो गई थी। ये नींद भी कितनी बड़ी नेमत है। इंसान वक्ती तौर पर ही सही मगर तमाम तर परेशानियों से निजात पा लेता है। वो अब नींद में थी, ख्वाबों की दुनिया में, जहाँ उसकी अपनी मर्जी की दुनिया थी, हकीकत में ना सही। शहीन बेगम ख्वाब में उसके पास आ गई थी। वो सोकर उठी तो भी कमरे में तन्हा थी। तन्हाई और नींद उसकी हमजोलियाँ थी। उसने तासुब से कमरे में फैली तारीकी को देखा। उसने पाँव बेड से नीचे कालीन पर रखे सुस्ती से उठी, वार्डरोब से ड्रेस निकाला, तैयार होकर दुपट्टा अच्छी तरह शानों पर फैलाया और मोबाइल हाथ में लेकर वो कमरे से बाहर निकल आई। अपने कमरे से निकल कर देखा तो लाउंज में गहरी खामोशी थी। वो किचन की जानिब चल दी। अब वो किचन के दरवाजे में खड़े होकर अंदर निगाह दौड़ाई। जदीद तर्ज के किचन में हर चीज़ नफासत से सजी थी। सादिया बाजी, उसने आवाज़ दी। सादिया किचन से मुंसलिक कमरे में थी। उसकी 14 साला बेटी फ़ौरन उसके पास आई। जी बाजी। सादिया बाजी कहाँ है? वासला ने बुरज का है। वो अम्मी साथ वाले कमरे की सफाई कर रही हैं, सना ने जवाब दिया। मुझे बहुत भूख लगी है। वो मनमनाते हुए आगे बढ़ी। हाँ तो खाना तैयार है। वैसे भी आज आपकी अम्मी ने खाना बनाया। सब कह रहे थे आज खाना यकीनन बहुत मज़ेदार होगा। बहुत खुशबुएं आ रही थी। सना की बात सुनकर देगची से ढक्कन उठाकर खाना देखते हुए वासना ने वापस रख दिया। मुझे नहीं खाना कुछ। तुम ऐसा करो, चाय बनाकर मुझे छत पर दे आओ। सना को कहकर वासला सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो छत पर आकर मशरकी दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी थी। सूरज की तमाज़त अब कम थी मगर इतनी भी नहीं कि आराम से धूप में बैठा जा सके। पसीने के नन्हे कतरे उसके माथे पर चमके मगर उसे परवाह ही कब थी। वो अपनी सोचों में गलता थी। जब उसके मोबाइल पर कॉल आई, उसने मोबाइल स्क्रीन की जानिब देखा। सामने वहाज का नाम चकमगा रहा था। आखिर ये लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, उसने कर्ब से सोचा और दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। उसे ना ये घर पसंद था ना इस घर में रहने वाले। मुझे इस घर में नहीं रहना, क्यों नहीं समझते ये लोग। उसने बेबसी से आसमान की जानिब निगाह उठाकर देखा। चंद लम्हों बाद फिर बेल बजी थी जिसने गहरी खामोशी को तोड़ा था। उसने लब भेजकर कॉल अटेंड की। मैं तुम्हें कल से फ़ोन कर रहा हूँ वासना। तुम्हारे इस रवैये से मैं क्या समझूँ? फ़ोन पर वहाज की नाराज़ी भरी आवाज़ उभरी थी। आप ये जानने के लिए फ़ोन कर रहे हैं ना कि मैंने आपसे शादी और से इनकार क्यों किया? वो लम्हा भर को रुकी, फिर गहरा सांस लिया और वहाज के कुछ बोलने से पहले फिर बोल पड़ी। क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर दूसरी जानिब को खामोशी छा गई थी। वासला भी एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल करके खामोश थी। जब मुसलसल खामोशी छा रही तो उसने कान से फ़ोन हटाकर देखा। उसे लगा शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है मगर कॉल जा रही थी। और प्लीज़ अपनी पुप्पो को भी ये बात समझा दें। कितनी बार वो भी मुझसे एक ही सवाल करेंगी। उन्हें लगता है। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती वहाज बोल उठा। कौन है वो लड़का? आपको इससे मतलब? वो बेरुखी से बोली। वासला मैं पूछ रहा हूँ कौन है वो लड़का? इस बार वहाज के लहजे में सख्ती थी। वासला ने होंठ दांतों तले दबाए। जैन अली। अब पूछेंगे कौन है जैन अली? मेरी दोस्त निशा का भाई। मैं अम्मी से बात करने ही वाली थी कि मामू ने अम्मी से बात कर ली और मुझे मजबूरन सबके सामने इनकार करना पड़ा। आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपको रिदा भाभी और अपने नन्याली रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ी मगर मुझे जैन से ही शादी करनी है। मैं इसलिए रिस्क नहीं ले सकती थी। वो बात मुकम्मल करके अपने होंठ दांतों तले दबा रही थी। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा कि तुमने एक लम्हे को भी बिला वजह कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तुम फिक्र मत करो, मैं पुप्पो से बात करूँगा कि वो जैन से मिले। बल्कि ऐसा करो तुम मुझे जैन का नंबर दो, मैं खुद भी उससे बात करता हूँ और पता करता हूँ कैसा लड़का है। वहाज ने लम्हा भर रुक कर तमानियत से कहा। वैसे क्या काम करता है जैन? वहाज ने वासला से पूछा तो बैटरी लो है, फ़ोन ऑफ होने लगा कहकर उसने फ़ोन ही बंद कर दिया। उसने लम्हे भर को सोचा, मुझे उस घर से निकलने के लिए शादी ही करनी है तो फिर जैन क्यों नहीं? अच्छा लड़का है जैन, ठहर ठहर कर बोलने वाला, नज़रें झुकाकर बात करने वाला, औरत की इज्जत करने वाला, रिश्तों को इज्जत व एहतराम और मान देने वाला। बाप की वफ़ात के बाद उसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर बाप का गिरात संभाला। उसने बहुत कम उम्र में ही माँ और अपनी 4 छोटी बहनों को संभाला। इस 1 साल में वासला ने उसे अपनी माँ और बहनों से ऊंची आवाज़ में बात करते ना देखा था। फिर गुस्सा आना तो दूर की बात, इस पूरे अरसा में जैन ने उससे फ्री होने की क्या कोशिश की होती। उल्टा नज़र उठा कर ना देखा था। वो उठी और नीचे जाने लगी कि सना हाथ में ट्रे उठाए सीढ़ियों से आती दिखाई दी। वो चाय के साथ जाने क्या कुछ लाई थी। बाजी वो आपको भूख लगी तो?
उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही तुम खा लो कहकर वासला उसके पास से गुजरते हुए सीढ़ियाँ उतर गई। वो अब जैन का नाम ले चुकी थी। वो ये जानती थी कि वह शहीन बेगम से भी बात करेगा और जब तक उससे नंबर ना ले ले तब तक सुकून का सांस ना लेगा। उसने झूठ बोला था। इस झूठ को सच साबित करने के लिए वो अपने कमरे में आई, हैंड बैग उठाया और बाहर निकल गई। वो उस बेरंग कहानी में रंग भरना चाहती थी। वो घर से निकली, रिक्शा रोका और जैन के गैराज का पता बताकर सवार हो गई। उसे जैन अली से बात करनी थी अभी और इसी वक्त। अगर उसने इनकार कर दिया, इस सोच ने ही उसकी सांस रोक ली थी। वो दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा कर बैठ गई। अगर उसने इनकार कर दिया तो मेरी किस्मत इस झूठ का तावान मुझे सबके सामने शर्मिंदा न करवा दे। लेकिन मैं हमेशा मनफी ही क्यों सोचती हूँ। हो सकता है इस बार कुछ अच्छा हो जाए, हो सकता है सब अच्छा हो जाए हमेशा के लिए। रिक्शा मारूफ सड़क पर रुका तो उसकी सोचों को भी ब्रेक लगी। उसने बाहर झांक कर गैराज की जानिब देखा, फिर नीचे उतर गई। रिक्शे वाले को पैसे देकर वो नीचे उतरी। एक लड़का उसके करीब आया। अब्बा जी, गाड़ी की सर्विस करवानी है, मगर आपकी गाड़ी तो नज़र ही नहीं आ रही। बात करने के दौरान उसने पाँव उठाकर इधर उधर देखा। मुझे गाड़ी ठीक नहीं करवानी, जैन से मिलना है। उसके सवालों के जवाब में वासला ने कहा, क्या, किससे मिलना है? लड़के ने हैरत से मुंह खोलकर कहा, जैन अली से मिलना है, जिसका ये गैराज है। वासला को उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था। मगर जी वो आपसे नहीं मिल सकते, आप फिर किसी दिन आ जाना। लड़के ने वासला को देखते हुए कहा, वैसे आपने उनसे क्यों मिलना है? वो लड़का हद से ज़्यादा बातूनी नहीं था। इससे पहले कि वासला कोई जवाब देती, जैन सामने हुआ। वासला उसे देखकर हैरान रह गई और वो वासला को वहाँ देखकर हैरान था। उसने मैला कुचैला लिबास पहन रखा था जिस पर जहाँ बजा मिट्टी के तेल के निशानात थे। यही हाल उसके हाथ और चेहरे का भी था। वो उसे देखकर शर्मिंदा हुआ। ये मेरा काम का वक्त है, आप इस वक्त यहाँ क्यों आई हैं? अगर आपको कोई काम है तो बताइए, मैं कर देता हूँ। वो कपड़े से हाथ साफ करते हुए कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वासना ने उससे निगाहें चुराई थी। आपको ऐसा क्या काम है? देखिए इस वक्त इर्द गिर्द सारे मर्द हैं। उसे इन मर्दों की फिक्र थी जो काहे बगाए वासला पर नज़र दौड़ा रहे थे। छोटे, बाजी को गैराज के पीछे ले जाओ, वहाँ जगह है, मैं आपसे आकर बात करता हूँ। और हाँ, जब तक मैं ना आऊँ बाजू को अकेला मत छोड़ना। उसने छोटे लड़के को हदायत दी। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। लड़का उसे गैराज के पिछली जानिब ले आया। ये खुली जगह थी, यहाँ इक्का दुक्का लोग थे। बाजी आप इधर बैठ जाइए। लड़का भागकर कुर्सी ले आया था। 5 मिनट बाद जैन कपड़े तब्दील करके उधर आया था। उसने आते ही लड़के को एक और कुर्सी लाने का इशारा किया। लड़का हुक्म की तकमील के लिए भागा था। आप कुछ लेंगी, चाय या पानी? मुझे चाय पीनी है। जैन को देखकर उसका खौफ ख़त्म हो गया था। इर्द गिर्द मौजूद लोग भी इधर उधर हो गए थे। जैन को उस जवाब की उम्मीद न थी। वो हैरत से मुँह खोले देख रहा था। क्यों यहाँ चाय नहीं मिलती? वासला ने पूछा था। जी मुझे जूस की तवक्को थी, क्योंकि गर्मी है तो खैर मैं मंगवाता हूँ। आप बताइए आपको मुझसे क्या काम है? लड़के को जाने का इशारा करके जैन वहीं बैठ गया था। मुझसे शादी करेंगे आप? अभी उसके मुंह से मुकम्मल अल्फाज ना अदा हुए थे कि वह हौनकों की तरह मुंह खोले अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। वासला जी, ये क्या मजाक है? वो काफ़ी देर बाद बोलने के काबिल हुआ था। ये मजाक नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, वासला ने संजीदगी से कहा। जैन ने परेशानी से अपनी उंगलियां पेशानी से बालों में फंसाई और वासला की जानिब देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। वह उसके चेहरे पर मजाक ढूंढ रहा था, मगर वहाँ मजाक की कोई रमक तक ना थी। वासला जी, यहाँ बहुत लोग हैं, मैं आपसे यहाँ बात नहीं कर सकता। यहाँ अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज़ इस वक्त घर जाइए, मैं फिर आपसे बात करूँगा। मगर मुझे अभी जवाब चाहिए, हाँ या ना। आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? वो ज़िद्दी लहजे में बोली। वासला, आप घर जाइए। वो झलाया। सामने सड़क पर जाते 2 लड़के उनकी सिम देकर कुछ कहकर उनसे। जैन गुस्से से उठ खड़ा हुआ था। वासला जी, दुनिया में सब कुछ मिल जाता है मगर इज़्ज़त नहीं। आप प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करिए और जाइए फिल वक्त यहाँ से। जैन ने मिन्नत की। मगर मैं जवाब लेकर जाऊँगी, उसने कहा, वरना मुझे वहाँ से शादी करना पड़ेगी। उसने दिल ही दिल में सोचा। ठीक है, आप ऐसा करें, यहाँ से सीधा चलती जाइए। राइट साइड पर कॉफ़ी शॉप है, आप उधर बैठकर इंतज़ार करें, मैं 5 मिनट में आता हूँ। आप सच कह रहे हैं ना कि आप आएंगे? मुझे यहाँ से भेजने के लिए बहाना तो नहीं बना रहे? वासला ने मशकूक से अंदाज में कहा तो जैन ने उसे टेढ़ी नज़रों से देखा। ओके, मैं जा रही हूँ। उसने हैंड बैग उठाया और सामने की जानिब चल दी। बाजी चली गई? कुछ ही देर में लड़का आया। हाँ, चली गई, जैन ने गायब दिमागी से कहा। लड़का कुर्सियाँ उठाकर वापस रखने लगा। मुझे कुछ काम है, मैं निपटा कर आता हूँ, तुम सब संभाल लेना। जैन ने लड़के को हदायत दी और मोटरसाइकिल की चाबी निकाल कर निकल गया। वासला को अभी पहुंचे 5 मिनट ना हुए थे कि जैन आ गया। वो उसी की तलाश में इधर उधर देख रहा था। वासला ने हाथ हिलाकर उसे इशारा किया। वो एक कोने में सबसे अलग थलग मेज़ पर बैठी थी। वो वेटर को इशारा करते उसके सामने जाकर बैठ गया। आप मुझे क्यों हैरान पर हैरान किए जा रही हैं? उसी असना में वेटर आ गया। 2 कप चाय कहकर वो दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? वो एक बार फिर अपना सवाल दोहरा रही थी।
मुझसे क्यों शादी करना चाहती हैं आप? मेरे घर और मेरी हैसियत को जानती हैं आप। इसके बावजूद अगर ये मजाक है तो बहुत ही बुरा मजाक है ये वासला जी। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। मैं आपको आपके घर वालों को जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है वासला जी, और रिश्ते अपने बराबर के लोगों में ही किए जाएँ तो ठीक रहता है, वरना बाद में पछतावे ही आते हैं। जो आप मुझे दे सकते हैं वो मुझे कहीं और से नहीं मिल सकता। वासला के जवाब पर जहन खामोश हो गया। वेटर ने चाय सर्व किया और मज़ीद कुछ लेने का पूछा। वेटर के जाने के बाद वासला फिर से बोली, यकीन जानिए पछतावा हमारे दरमियान कभी नहीं आएगा, मगर ऐसा क्या है मुझ में जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकता? इज्जत, उसने धीरे से कहा। उसका जवाब सुनकर जैन मुस्कुराकर कहने लगा, इज्जत आपको हर वो शख्स देगा जो आपसे शादी करेगा। मुझे वो इज़्ज़त नहीं चाहिए जो रिश्तों को दी जाती है। मर्द हर उस औरत को इज़्ज़त देता है जिससे उसका रिश्ता हो। मुझे वो इज़्ज़त चाहिए जो मर्द औरत को देता है। आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं, बस बताइए। मुझसे शादी करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं जो मुझे अदा करनी है, उसने इस तेजाब से कहा। मैं आपकी जिम्मेदारियों के दरमियान कभी नहीं आऊँगी, बल्कि आपकी जिम्मेदारियों की अदायगी में साथ दूँगी। जैन ने लब भींच कर उसे देखा जो पहलू बदल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या समझना चाहते हैं? यानी किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ छोड़ दिया था, यानी उसे वहाँ से शादी करना ही पड़ेगी, क्योंकि वो जब तक घर वालों के सामने किसी लड़के को ला ना खड़ा करेगी कोई यकीन न करेगा। वासला जी, मैं आपके काबिल नहीं, ना ही मेरे घर वाले कभी आपके लिए मुझे मानेंगे। वो आप जैसी काबिल खूबसूरत लड़की के लिए क्यों एक गैराज के मालिक का रिश्ता कबूल करेंगे? जहन की बात पर उसकी आंखों में मोती चमके थे। आपको मुझ में क्या कशिश दिखाई दी, वो भी अपने न्यायित काबिल कज़न के होते हुए? वासला का जवाब दे गया। वो कि टेबल पर सर रख कर रोने लगी। फिर वो उठी और बगैर कुछ कहे अपना बैग लेकर निकल गई। वासला जी प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, आप प्लीज़ चाय तो पी लें। वासला उसकी बात सुनकर रुकी, पलटकर मेज़ पर पड़े कप को उठाया और कप लबों से लगाकर एक ही घूंट में चाय का पूरा कप ख़त्म कर गई। चाय ज़्यादा गर्म ना सही, इतनी ठंडी भी ना थी। उसकी ज़बान जल गई। मेरा मतलब ये नहीं था वासला, प्लीज़ एक बार बैठकर मेरी बात तो सुन लें, जैन ने शर्मिंदगी से कहा। आंसू वासला के चेहरे पर बह रहे थे। उसने टिश्यू से अपना चेहरा साफ किया। वासला मेरी बात सुनो। मगर वो ना रुकी थी। जैन ने भागकर उसके सामने आया और उसका रास्ता रोका। उसे सामने देखकर वासला की जानिब देखा। अम्मी को कब तुम्हारे घर भेजूं? उसकी बात पर वासला की आंखें हैरत से खुल गई, या दिलों ने जैसे झुक कर उन्हें देखा। हवा खुशी से महवे रक्स थी। अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वासला की बात पर जैन ने उसे गुस्से से घूरा। हद है वासला जी, अब इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? यानी आप मुझसे वासला हैदर से शादी के लिए तैयार है? उसने खुशी से चहक कर कहा। उसकी आंखों में आई नमी से उसे सभी मंजर धुंधले नजर आए। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता आपके घर वाले मानेंगे। जैन ने अपना खदशा जाहिर किया। वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं उन्हें मना लूँगी। वासना ने खुशी से आसमान की जानिब सर उठाकर देखा। उसे सभी मंजर भले महसूस हुए। इर्द गिर्द के लोगों को मतवज्जा होते देखकर जैन से घर जाने का कहा और रिक्शे के लिए इधर उधर देखने लगा। कल आप आंटी को मेरे घर भेजेंगे ना? वासना ने तस्दीक करना चाहिए। इतनी जल्दी किस बात की है? आपको देर किस बात की है? जैन की बात पर वासला ने फ़ौरन उसकी जानिब देखते हुए कहा। कौन मानता कि चंद जुमलों से ज़्यादा ना बोलने वाली वासला इतना बोल रही थी। दोनों की निगाहें मिली थी। दोनों के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट रक्सा थी। जहन ने सामने से आते रिक्शे को रोका। वासला मुस्कुराकर उसकी जानिब देखती हुई रिक्शे की जानिब बढ़ी। जहन ने उसके घर का पता समझाते हुए रिक्शे वाले को किराया थमाया। वासला उसकी जानिब देखते हुए रिक्शे में सवार हो गई। जहन मुस्कुराकर उसे जाता हुआ देख रहा था। मोहब्बत की देवी यूँ भी मेहरबान हो सकती है, उसने सोचा भी ना था। उसने वासला की मोहब्बत को खुद से भी छुपाकर दिल में रखा हुआ था। कहाँ वो और कहाँ वासला। वो चांद थी जिसे देखा तो जा सकता था, मगर पाने की तमन्ना नहीं की जा सकती थी। उसका दिल चाहा वो उसी रास्ते को खड़े होकर तकता रहे जिस पर वासला गई थी, मगर नहीं, उसे जाना था। घर जाकर माँ से वासला के बारे में बात करनी थी। वासला घर पहुंची तो बारिश शुरू हो चुकी थी। उसका दिल चाहा बारिश में खूब भीगे। आज वो बेहद खुश थी। आज उसकी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो जा रही थी। वो ख्वाहिश जो उसने अपनी माँ से भी छुपा रखी थी। वो कितनी ही देर बरामदे में खड़ी बारिश को देखती रही। हर मंजिल धुला धुला था, बिखरा बिखरा, निखरा निखरा। वो मुस्कुराते हुए अंदर की जानिब भी बढ़ी कि उसके चेहरे से मुस्कुराहट माधूम हो गई थी। उसने अपना दुपट्टा सेट किया। सामने शहवार आ रहा था। अच्छा लगा तुम भी घर से निकलने लगी हो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी तो घर और यूनिवर्सिटी तक ही महदूद थी। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती या वहाँ से जाती, शहवार की 6 साला बेटी आकर उससे लिपट गई। पुप्पो, आप कहाँ चली गई थी? सब आपके गायब होने पर परेशान थे, आपको ढूंढ रहे थे। आप फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। वासला ने झुककर उसे उठा लिया। वो मैं एक काम से गई थी, फ़ोन की बैटरी लो थी इसलिए बंद हो गया। वासला ने उसे बोसा दिया और नीचे उतारना चाहा। नो पुप्पो, मैं आपके पास ही रहूँगी।
नहीं स्वीट बेबी, पुप्पू अभी आई हैं, थक गई हैं, आप मेरे पास आइए। शहवार ने आगे बढ़कर उसे वासला से लेना चाहा, मगर वासला उसे ज़बरदस्ती नीचे उतारकर अंदर की जानी बढ़ गई। वो चेंज करके कमरे में आई तो शाहीन बेगम कमरे के दरमियान गुस्से से भरी खड़ी थी। ये कौन सा तरीका है वासला? आज़ादी का ये मतलब नहीं कि तुम जब चाहो जहाँ चाहो बगैर बताए आ जा सकती हो, और फ़ोन भी बंद। वासला ने पढ़ कर देखा, फिर खामोशी से बैग से मोबाइल निकालकर चार्जिंग पर लगाया और जाकर सोफे पर बैठी। ये उनकी आखिरी बात का जवाब था, जैसे वो अपनी उंगलियां मसल रही थी। तुमने वहाँ से क्या कहा है? तुम किसी और को पसंद करती हो? शाहीन की बात पर वो बौखला गई। उसे उम्मीद न थी वह आज इतनी जल्दी उनसे बात कर लेगा। मैंने उसे साफ कह दिया कि झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं उसे क्या मसला है, वासला ने तप कर कहा। मसला उसे नहीं तुम्हें है। मसला नहीं है, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। मुझे जैन पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगर मेरी उससे शादी न हुई तो मैं सारी उम्र किसी और से शादी नहीं करूँगी। अपनी बात मुकम्मल करके वो उठी और बेड पर जाकर लेट गई, बाजू आंखों पर रख लिए। शाहीन उसकी बात पर हैरत ज़दा बैठी थी। उन्होंने कहा और बेड पर जाकर लेट गई। मैं सीरियस हूँ अम्मी, उनकी पुश्त को देखते हुए वासला ने कहा। खामोशी से सो जाओ वासला, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं। आपके पास मेरे लिए कभी वक्त हुआ ही नहीं, कहकर वो रोने लगी। शाहीन कंबल ओढ़कर लेट गई। काफ़ी देर बाद उसने देखा शाहीन सो गई थी। वो भी लेट गई, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो थी और तन्हाई। ये तुम क्या कह रहे हो जैन? वो बारिश में भीगता हुआ घर आया और कपड़े तब्दील करने के बाद माँ के पास किचन में आ बैठा और उन्हें सब कुछ बताने लगा। अम्मी मैं सच कह रहा हूँ, मेरी मोहब्बत पाकीज़ा थी, मैंने कभी गलत निगाह ना उठाई उसकी जानिब, और अब देखिए कैसे किस्मत मुझ पर मेहरबान है। वो खुशी से चहकते हुए रुखसार बेगम को बता रहा था। उसकी बात सुनकर रुखसार बेगम मुँह पर दुपट्टा रख कर रोने लगी। क्या हुआ अम्मी? जहन ने परेशान होकर पूछा। ज़िंदगी इतनी मेहरबान नहीं होती जहन, ये सब अगर वासना ने तुमसे खुद कहा है तो क्या ज़रूरी है कि उसके घर वाले भी मान जाएंगे? हमारे घर में है ही क्या, बेटियाँ, गुर्बत और मसाइल। वासला एक शराब है और शराब के पीछे मत भागो। निशा दरवाजे से दाखिल होते ही उनकी बात सुनकर ठटक गई थी और वहीं रुक गई। उसे कभी लगता था कि जैन वासला को पसंद करता है, मगर अपना ख्याल समझकर झटक देती। वैसे भी जैन ने कभी वासला से फालतू बात ना की थी, लेकिन जैन की आंखें सब बयां करती थी। उसका दिल भाई के लिए भर आया था। ये नामुमकिन था, जैन और वासला की शादी नामुमकिन थी। फिर ये जैन क्या कह रहा है? वो अंदर दाखिल हुई। आप एक बार उसके घर रिश्ता लेकर जाइए, मैंने उसे कहा है कि आप उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगी। मैं उनका हाथ थामते हुए मिन्नत कर रहा था। हमारे पास सिर्फ इज्जत है और इज्जत भी हाथ से चली गई तो फिर क्या बचेगा? निशा ने 5 साल पहले बड़े भाई को कहा। हकीकत तल्ख है, बदसूरत है, मगर मैं उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता कि बात कहकर मुकर गया। आप प्लीज़ एक बार उनके घर चली जाइए। वो एक बार फिर मिन्नत कर रहा था। निशा ने माँ की जानिब देखा। माँ ने जहन के आंसू साफ करते हुए अस्पात में सर हिलाया। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। वो खुशी से माँ से लिपट गया। उस रात उनके घर में कोई भी ना सोया था, न जहन, न रुखसार बेगम, न निशा और ना ही छोटी तीनों। वो सब जैन की खुशी की दुआ मांग रहे थे। उनकी हैसियत ना थी, मगर दुआ ही तकदीर बदल सकती थी। उनकी दुआओं में शिद्दत थी, जैन की खुशियों की। तभी तो कातबे तकदीर ने उनके लिए खुशियाँ लिखती थी। तकदीर में साथ लिखा जा चुका था, बस वक्त का इंतज़ार था, और वक्त अब बहुत करीब था। रुखसार बेगम ने निशा के हमरा डरते डरते मीर हाउस में कदम रखा था। इतवार की वजह से शहवार और मीर साहब घर पर ही थे। फायज़ा बेगम ने लाउंज से उठकर कमरे में आकर मीर साहब के सामने उनकी आमद का मुद्दा रखा था। ठीक है, वासला ने वहाज के लिए इनकार कर दिया, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हर रात चलते मंगते को हम वासला का हाथ थमा दें। आखिर हमारी भी कोई इज्जत है इस सोसाइटी में, और एक वो आपकी बहन है, मुँह में घुंघियाँ डाले बैठी है। फायज़ा बेगम सख्त खफा थी। आसिफ, मैं आपको बता रही हूँ ये मुमकिन नहीं। अब क्या हमारे घर में वो मामूली गैराज वाला आया करेगा? मीर आसिफ ने हाथ में पकड़ी फाइल को बंद किया और बगैर कुछ कहे वहाँ से उठकर चले गए। शहवार भी उठ खड़ा हुआ। बाप के जाने के बाद माँ की जानिब इस्तफामिया निगाहों से देखा। अब यह क्या ड्रामा है? ये लड़की तो पागल है। मुझे लगता है उसका दिमाग कोई स्क्रू ढीला है। कहती है उस लड़के से शादी करनी है। उस लड़के की माँ बहन रिश्ता ले आई बैठी है। नहायत एहतराम से रिश्ता पेश करने के बाद उन्होंने जो बायोडाटा बताया, छोटे से इलाके में रहते हैं और लड़का गैराज चलाता है। वो बात मुकम्मल करके सोफे पर जा बैठी थी। तो वासला ने जो कहा था वो किसी लड़के को पसंद करती है, वो सच था। शहवार ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा। तुम्हें कोई एतराज़ है? फायज़ा बेगम ने अब्रू अचकाए। नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। ये लड़की पसंद करने के लिए भी कोई स्टैंडर्ड रख लेती। अपनी बात कहकर शहवार बाहर निकल गया था। फायज़ा बेगम ने मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर दोस्तों के नाम के मैसेज का नोटिफिकेशन जगमगा रहा था। वो वासला को भुलाकर दोस्तों से बातों में मशगूल हो गई। मीर साहब ड्राइंग रूम में आए तो रुखसार बेगम ने अपनी आमद का मुद्दा गोशगुजार भी किया। शाहीन बेगम और वासला भी दम साधे
मीर साहब की जानिब देख रही थी। मीर साहब ने गला खनखारा, टांग पर टांग जमाते हुए उन्होंने सिगरेट सुलगाया, फिर बहन की जानिब देखा, गहरा कष्ट लेने के बाद कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कहा, कम अज़ कम आप रिश्ता लाने से पहले अपने और हमारे दरमियान हैसियत का फ़र्क तो देख लेते। हम वासला की रजामंदी से आए हैं, उन्होंने धीमे से कहा। वासला तो बच्ची है और बच्चे ऐसी फरमाइश कर ही जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं उसकी हर बेजा जिद पूरी की जाए। वो सोना समझकर अपने लिए पीतल का इंतखाब कर रही है। अल्लाह का शुक्र है वासला के बड़े अभी सलामत है, जो उसे गलती पर सरजनिश भी कर सकते हैं, उसे रोक तो सकते हैं। वो बच्ची है, मगर आप समझदार हैं, आपको यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। मामू, वासला ने कुछ कहना चाहा तो मीर आसिफ ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। फिर दोबारा रुखसार बेगम से मुखातिब हुए, यहाँ अब आ ही गई हैं तो खा पी कर जाइएगा। मीर हाउस की रवायत है कि घर आए मेहमान से बदतमीज़ी नहीं करते। हाँ, आइंदा यहाँ आने की जहमत मत कीजिएगा। ये कहते हुए मीर आसिफ अपने कपड़े झाड़कर उठ खड़े हुए। उनके उठते ही वासला भागकर उनके सामने आ खड़ी हुई। उन्होंने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। मामू जान, मुझे जैन से शादी करनी है। कम ऑन वासला, हमारा स्टैंडर्ड अभी इतना ख़राब नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता। उन्होंने बात करते हुए वासला के कंधे पर हाथ रखना चाहा, मगर वो पीछे हटी। शाहीन बेगम उठकर बेटी के करीब आई। हम बाद में बात करेंगे, उन्होंने वासला से कहा। मुझे जैन से शादी करनी है, उसने अपनी बात दोहराई। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर आंसू रोक ना पाए। वासला, ये लड़का तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। उसके आंसू देखकर वो मधम पड़े थे। मुझे जैन से शादी करनी है, अगर मेरी जैन से शादी ना हुई मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, कहकर वो रोते हुए ड्राइंग रूम से निकल गई। शाहीन ने बेबसी से भाई की जानिब देखा, निशा ने माँ की जानिब देखकर चलने का इशारा किया। दोनों अल्लाह हाफिज़ कहकर निकल आई। कहा था ना, वो हमें क्यों रिश्ता देंगे। रिक्शे के इंतज़ार में वो खड़े होकर कहने लगी, मगर भाई वासला की नज़रों में सुरखरू हो गए। रिक्शा उनके करीब आकर रुका तो वो दोनों सवार हो गए। भाई का वादा पूरा हो गया, अगर दोनों की किस्मत में साथ लिखा हुआ तो ज़रूर मिलेंगे। तुम्हें उनके साफ इनकार के बाद अभी भी उम्मीद है, रुखसार ने हैरत से बेटी को कहा। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से निगाहें चुराकर बाहर देखने लगी। पता नहीं क्यों उसका दिल कह रहा था वासला उनके घर ज़रूर आएगी, दुल्हन बनकर, हमेशा के लिए। वो जैसे घर में दाखिल हुई, जैन बेताबी से उनकी जानिब लपका। माँ का उदास पुरमस्ता चेहरा देखकर वो बुझ गया। वो जैन था और वासला चांद, वो ज़मीन था और वासला चांद। वो कुछ भी सोचे पूछे कहे बगैर घर से निकल गया। उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और अब उसकी हालत ख़राब हो रही थी। ये उसका बीपी शदीद लो था। वो नीम खनूदगी की हालत में थी। शाहीन बेगम घबरा कर भाई के कमरे की तरफ भागी और बंद दरवाजे को खटखटाया। क्या हुआ शाहीन? फायजा ने दरवाज़ा खोला। भाभी, वो वासला, वो बुरी तरह रो रही थी और कहते हुए अपने कमरे की तरफ इशारा किया। क्या हुआ वासला को? फायजा के हक़ में मीर आसिफ का सरापा उभरा। वो परेशानी से फायजा को परे करते हुए बहन के कमरे की तरफ दौड़े और बेड पर पड़े बेसुध पड़ी वासला की तरफ बढ़े। वासला, उठो बेटा। मीर आसिफ ने उसका चेहरा थपथपाया और कमरे में शाहीन और फायजा के साथ आते मीर शहवार से वासला को सहारा देकर उठाकर बिठाने का कहा। शहवार ने वासला को कंधों से थाम कर उठाकर बिठाया और फायजा बेगम से कुछ खाने के लिए लाने का कहा। फायजा तेज़ी से इस बात में सर हिलाते कमरे से चली गई और शाहीन बेगम वासला के पास बेड पर आ बैठी। आसिफ साहब ने पास पड़ा पानी का गिलास वासला के लबों से लगाया। चंद घूंट बामुश्किल उसके हलक से नीचे उतरे होंगे। पुप्पू, वासला को क्या हुआ है? शहवार ने वासला के पास बैठते हुए उनसे पूछा। शहवार की आवाज़ अपने करीब सुनते ही वासला ने बामुश्किल अपने बंद होती आंखों को खोला और अपने कंधे पर रखे उसके हाथ को पीछे करने की कोशिश की। 3 दिन हो गए हैं, ना इसने कुछ खाया है और ना ही एक घूंट पानी का पिया है। शाहीन बेगम सिसकी। तो तुम अब बता रही हो हमें? आसिफ साहब ने खफकी से बहन को देखा। बाबा, वासला को डॉक्टर के यहाँ ले चलते हैं, शहवार ने बाप की तरफ फिक्रमंदी से देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ पर बामुश्किल वासला ने अपनी आंखों को खोला और अपने इर्द गिर्द बैठे सब की तरफ देखा। मीर आसिफ ने खाना मंगवाकर थोड़ा सा नवाला तोड़कर सालन के साथ लगाया और वासला के मुंह की तरफ बढ़ाया। उनके अंदाज में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। वासला ने हाथ उठाकर उनके बढ़े हुए हाथ को पीछे किया और नफ़ी में सर हिला दिया। वो वहाँ से उठना चाहती थी, मगर कमज़ोरी की वजह से वापस अपनी जगह बैठ गई। वासला, मेरी बच्ची ज़िद नहीं करते, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से किस कदर परेशान हो रही है। ऐसे थोड़ी करते हैं, तुम तो मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। मीर आसिफ ने नवाला प्लेट में रखा और उसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मुझे बस जैन से शादी करनी है। अगर आप लोगों ने मेरी उससे शादी नहीं करवाई तो मैं यूँ ही मर जाऊँगी। वो रंधे लहजे में कहती हुई बामुश्किल उठकर खड़ी हुई और लड़खड़ाते हुए सामने सोफे पर जा बैठी। वासला, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मीर आसिफ ने गहरा सांस लेते हुए उसे समझाने की कोशिश की। नहीं, आपको नहीं पता, वो नहीं, मैं उसके काबिल नहीं हूँ।
वो बहुत अच्छा है मामू, बिल्कुल वैसा जैसे मुझे अपना लाइफ पार्टनर चाहिए। आंसू उसके रुखसारों पर गिरे। पता नहीं तुम्हें उसमें क्या पसंद है, फायजा ने दृष्टि से कहा। तुम मेरी इकलौती बेटी हो वासला, ऐसे मत करो। तुम्हें वो कभी भी वो सब नहीं दे सकेगा जिसकी तुम आदी हो। शाहीन बेगम ने जैसे उसकी मिन्नत की। वो मुझे वो दे सकता है जो मुझे कभी नहीं मिला। ज़िंदगी मुझे गुजारनी है, मैं कभी भी कुछ भी मांगने आपके पास नहीं आऊँगी। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें, वरना मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैं जीऊँ कि मरूँ, अपनी बात ज़िद्दी अंदाज में कहकर उसने रुख मोड़ लिया था। ठीक है आसिफ, अगर इसे उस लड़के में सब कुछ नज़र आ रहा है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है इस रिश्ते से इनकार करने की। फायजा बेगम ने अपने आगे आते हुए बालों को झटका देकर पीछे किया और नखवत से बोली। मीर आसिफ ने पहले बहन फिर शहवार की जानिब देखा। शहवार ने कंधे उचकाए जैसे जो मर्जी हो करे, कह रहा हो। मीर आसिफ ने बहन के चेहरे पर निगाहें गाड़ी जो उन्हीं की जानिब देख रही थी। शाहीन बेगम को उस वक्त बेटी की ज़िंदगी और सेहत से बढ़कर कुछ अजीज़ न था। तुम समझदार हो वासला, आकिल हो, बागिल हो, अपना फ़ैसला खुद कर सकती हो, मगर जो बड़े बच्चों के लिए फ़ैसला करते हैं बेहतरीन होता है। अगर तुम्हारी यही ज़िद है तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। क्यों एतराज़ नहीं आसिफ? फायजा खफकी से बोलने लगी तो आसिफ ने हाथ उठाकर मना किया। आसिफ, हमारी माशरे में एक इज़्ज़त है, मिलना जुलना है, लोग क्या कहेंगे? भाभी, मुझे लोगों से ज़्यादा बेटी की खुशी अजीज़ है, शाहीन ने सर झुकाकर आहिस्ते से कहा। तुम तो चुप ही रहो, बेटी को समझाने के बजाय उसकी बेजा जिद में उल्टा उसका साथ दे रही हो। खाला, क्यों टेंशन ले रही हैं आप, छोड़िए। रिदा जो कुछ ही देर पहले कमरे में आई थी, फायजा के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, ये भी अमीन अंकल की बेटी है, आखिर खून का कुछ असर तो होगा ना। ये असर ही तो बोल रहा है। अमीन अंकल ने इतने लोगों के समझाने और मना करने के बावजूद अपनी ज़िद पूरी की थी। रिदा ने झुककर कहा। फायजा बेगम के सामने माजी का सारा मंजर एक बार फिर से ताज़ा हो गया था। उनका चेहरा शदीद गुस्से से लाल हो रहा था। रिदा बेटा, ये वक्त माजी के किस्से दोहराने का नहीं, आसिफ ने मुदबराना अंदाज में कहा। शहवार और रिदा, तुम लोग चलो यहाँ से, हमें क्या, जिनका मामला है वो खुद देख लेंगे। फायजा कहते हुए गुस्से से उठी और दरवाजे की जानिब बढ़ी। भाभी प्लीज़ ऐसे मत कहिए। शाहीन बेगम ने आगे बढ़कर रोकना चाहा, मगर वो उन्हें पीछे धकेले हुए दरवाज़ा बंद खोलकर बाहर निकल गए। शहवार और रिदा भी उनके पीछे लग गए। ठीक है, कल उन्हें बुला लो, रिश्ता तय करके शादी की तारीख भी पक्की कर लेते हैं। उन्होंने चंद सानिया खामोश रहने के बाद बहन को कहा, फिर उठकर वासला के सर पर शफकत से हाथ रखा। वासला ने तशक्कुर भरी नम आंखों से मामू की जानिब देखा। वासला बेटा, तुम हमें अजीज़ हो, तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है, आइंदा खाना पीना मत छोड़ना, उठो खाना खा लो, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। वासला ने माँ की जानिब देखा जो बुत बनी खड़ी थी। उसने खामोशी से उन्हें अपनी जानिब खिसकाए और छोटे छोटे नवाले लेने लगी। वो जानती थी शाहीन बेगम के अंदर गुस्से का लावा उबल रहा है। जब तक उस पर अंडेल ना लेगी यूं ही गुस्से से भरी खामोश रहेंगी। खाना खाने के बाद उसने सना को इंटरकॉम पर चाय लाने का कहा और ख़ुद माँ के सामने जा खड़ी हुई। कह ले जो कहना है आपने, मैं सुन लूँगी। शाहीन ने निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा। उनका हाथ हिला और पूरी शिद्दत से उन्होंने वासला के चेहरे पर थप्पड़ मारा। एहसान फरामोश बाप की, एहसान फरामोश बेटी, क्या कुछ नहीं किया भाई और भाभी ने हमारे लिए। अगर तुम्हारे बाप की बात को याद रखा जाता, एक दिन भी यहाँ पनाह ना मिलती हमें, मगर भाभी ने एक दिन भी हमें माजी का ताना ना दिया। तुम हो सारे फसाद की जड़, जिसकी वजह से मुझे इतनी बातें भी सुनना पड़ती हैं, और अब एक और जिल्लत का तोक मेरे गले में सजा रही हो। क्या कमी है वहाज में, बोल क्या कमी है वहाज में। वासला को बाजू से पकड़कर झंझोड़ रही थी। वासला ने खामोशी से बाजू उनके गिरफ्त से छुड़ाया और सोफे पर जा बैठी। उसने अपनी दोनों टांगें सीने से लगाकर सर घुटनों पर रख दिया। सना ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल होकर वासला के करीब जा खड़ी हुई। बाजी चाय, उसने 2-3 बार कहा, मगर वासला ने कोई जवाब न दिया। रखो चाय मेज़ पर और जाओ यहाँ से, शाहीन बेगम ने दृष्टि से कहा तो वो चाय मेज़ पर रखकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। इस लड़के जैन में ऐसा क्या है जो तुम सबकी मुखालफत मोल लेकर। अम्मी, जैन मुझे वो सब दे सकता है जो मेरे पास नहीं है। वासला ने सर उठाया और माँ की बात काट कर कहा, क्या नहीं है तुम्हारे पास, किस चीज़ की कमी है तुम्हें। ये मेरे भाई और भतीजों का एहसान है कि हम इस घर में इज्जत से रह रहे हैं। तुमने अभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। मर्द के बगैर औरत की क्या इज्जत है माशरे में। कितनी मैली नज़रों से वहाँ शहवार और भाई साहब ने हमें महफूज रखा है, मगर तुम। वो बात अधूरी छोड़कर रोने लगी। वासला ने चाय की जानिब नज़रें उठाकर देखा। वहाज अच्छा है अम्मी, माँ से कहा। मैं अब भी चाहती हूँ तुम्हारी शादी वहाज से हो, मगर जाने उस लड़के ने तुम्हें क्या ख्वाब दिखाए हैं। उसने मुझे कोई ख्वाब नहीं दिखाया अम्मी, उसने मुझसे कोई वादा नहीं किया, मगर मेरी ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशात हैं और मुझे यकीन है वो उन्हें ज़रूर पूरा करेगा। उसने मदलल अंदाज में माँ से कहा। तो तुम वहाँ से शादी नहीं करोगी? शाहीन ने एक बार फिर इस्तफार किया।
नहीं। वो चाय का कप उठाकर पीने लगी। शाहीन ने रुख मोड़ लिया। वो ताज्जुब से माँ को देखते हुए चाय के घूंट लेने लगी। इस माह की आखिरी जुमा की तारीख रखी है, फ़ाइज़ा ने रग़बत से वहाज को फ़ोन पर कहा। इतनी जल्दी? उसे हैरत का झटका लगा मगर फ़ौरन ही संभल गया। हमें क्या, इस जुमा की तारीख रख लें, हमारा क्या लेना देना। फ़ाइज़ा बेगम शदीद खफा थी। लेकिन क्या कोई तैयारी नहीं करनी पुप्पू ने? वहाज ने कहा। तैयारी कैसी, इतना छोटा सा घर है उनका, जहेज़ कहाँ रखेंगे। इसलिए तुम्हारे बाप ने कहा एक कमरा सेट करवा दूंगा, बाकी उसके अकाउंट में रकम मुंतकिल करवा दी जाएगी। मैंने तो साफ कह दिया वासला बीबी, शादी अपनी मर्जी से कर रही हो, तुम जानो तुम्हारा काम। ये ना हो आए दिन फरमाइशी प्रोग्राम लेकर आ जाओ, अब ये चाहिए अब वो चाहिए। मांगा तो उसने पहले भी कुछ नहीं है, वहाज ने माँ को जवाब दिया। हाँ, क्योंकि यहाँ उसे सब कुछ बिन मांगे मिल रहा था। ओके, मैं शादी में आने की कोशिश करूँगा। क्या ज़रूरत है आने की, कौन सा ज़्यादा लोग आएंगे, 2-4 लोग होंगे, निकाह करके रुखसत कर देंगे। क्यों, वो लोग वलीमा जैसे मर्जी करें, मगर हमें मेहंदी और बारात का फंक्शन करना चाहिए। वैसे भी पुप्पो की इकलौती बेटी है और हमारे घर से भी वाहिद उसी लड़की ने रुखसत होना है। मैं बाबा से बात करता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें अपने बाप से कुछ कहने की, जो जैसे हो रहा है होने दो। हम ठाट बाट लगाकर बैठ जाएं, बारातियों को देखकर सबको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे टट पूंजियों में शादी हुई है, और हम कितनी सफाइयाँ और किस किस को देंगे कि तुम्हारा रिश्ता क्यों ना हुआ वासला से। बिल्कुल ठीक फैसला किया है शाहीन ने, 4 लोग उनके होंगे और 4 हमारे। बस चुप करके रुखसत कर देंगे। फिर बात पढ़ कर बोली, मैंने इमरान भाई से बात कर ली है, अगले माह ही मंगनी कर देंगे तुम्हारी और 6 माह में शादी। वो खुशी से बताने लगी। अम्मी इतनी जल्दी क्या है? वहाज ने पहले पहलू बदला। जल्दी कैसी, मेरी और तुम्हारे बाबा की यही ख्वाहिश है। जहन कैसा, मतलब ज़ाहिरी शख्सियत कैसी है उसकी? उसने जैसे माँ की बात सुनी अनसुनी कर दी। पता नहीं, तुम्हारे बाप ने घर बुलाया था मगर मैं नहीं मिली, हमारा क्या लेना देना। वो सख्त लहजे में गोया हुई। वैसे ही पूछा। अच्छा, बाद में बात करूँगा, कहकर वहाज ने फ़ोन बंद करने लगा। ठीक है, मगर आने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन पर पुप्पो को मुबारकबाद दे देना, उन्होंने बेटे को ताकीद की। जी अच्छा, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मगर वो शादी पर जाना चाहता था ताकि देख सके वो कैसा लड़का जिसके लिए वासना ने उसे मुस्तरद किया। सीधा होकर बैठते हुए उसने बेल बजाई ताकि अपने मतहत से पूरे हफ्ते का शेड्यूल पूछ सके। चंद सानिया बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन, कहकर वो उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। मुबारक हो। निकाह के बाद शहवार ने वासला के करीब आकर कहा। वासला ने उसकी जानिब देखकर लब भींच लिए। ये तुम्हारे लिए तोहफ़ा। उसने एक गिफ्ट पैक उसकी जानिब बढ़ाया। इसकी ज़रूरत नहीं, वासला ने बेरुखी से कहा। देखो, निकाह होते ही गैरों की तरह बात कर रही हो, वो मुस्कुराकर कहते हुए उसके करीब आ बैठा। वासला ने घबराकर जैन की जानिब देखा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आप ही हमारी सिफारिश कर दीजिए। शहवार ने टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठकर जैन को मुखातिब किया। इससे पहले कि जैन कुछ कहता, वासला ने फ़ौरन उसके हाथ से गिफ्ट लेकर मेज़ पर रख दिया। जैन अब निशा की जानिब मुतवज्जह हो गया था। वैसे वहाँ से शादी ना करने का फ़ैसला दुरुस्त है, मगर जैन भी मुनासिब नहीं, उसने झुक कर कहा। वासला ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। इससे पहले कि वासला कुछ कहती, उसने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला और पिक्स बनाते हैं कहने लगा। फ़ौरन फ्रंट कैमरा निकालकर उसने 2-4 तस्वीर बना डाली। रिदा शहवार के करीब आकर खड़ी हुई। शहवार अब रिदा की जानिब मुतवज्जह था। वासला के दिल में कुछ कहने की ख्वाहिश दम तोड़ गई, उसकी आंखें भर आ गई। चंद देर बाद रुखसती का शोर उठा था। आंसू को उसने पी लिया था। काश उस वक्त तो मेरी माँ को कोई मेरी फ़िक्र होती, काश कभी वो मेरी माँ बनकर सोचती। वासला खुद ही आगे बढ़कर माँ के गले लग गई, मगर उनके हाथ फिर भी आगे न बढ़े। माँ से लिपट कर रोने के बाद वासला खुद ही पीछे हट गई। शाहीन को हमेशा भाई भतीजे अजीज़ रहे थे, मगर उस वक्त तो वासला को उनकी शदीद ज़रूरत थी। छोटे से घर में वासला का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ था। संजीदा मिजाज जहन आज बात बेबात कह के लगा रहा था। छोटी दोनों तो उसके करीब से हटने का नाम न ले रही थी। निशा बेतहाशा खुश थी, आज उसका यकीन कामिल हो गया था। रुखसार बेगम उसके सदके वारी जा रही थी। इसी घर में वो तमाम सहूलियात ना थी जो उसे मामू के घर मुयस्सर थी, मगर यहाँ सुकून था, खलूस था, तमानियत के एहसास से उसका चेहरा खिल उठा था। दूसरे दिन छोटी सी रस्म वलीमा थी। ये एक नहायत छोटे पैमाने की तकरीब थी जिसमें चंद ही लोग मौजूद थे। फ़ाइज़ा बेगम बड़े ठाड़ से कुर्सी पर बराजमान थी। जैन को वासला के करीब बैठा देखकर हूर के पहलू में लंगूर कहकर सर झटका था। ये तकरीब घर के सामने टेंट लगाकर मनाई जा रही थी क्योंकि घर काफ़ी छोटा था। वासला के घर वालों के लिए खाना कमरे में मंगवाया गया था। वासला और जैन भी उधर ही मौजूद थे। खाना देखकर वो सब अजीब निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ वासला, कहकर जैन उठ खड़ा हुआ था। उसके जाने के बाद फ़ाइज़ा ने नखवत से सर झटका। मैं निकाल देती हूँ खाना। वासला ने हाथ बढ़ाकर खाना प्लेट में डालना चाहा।
ये खाना हम घर के मुलाजमीन को ना दे जो वासला तुम हमें पेश कर रही हो, फायज़ा बेगम ने तनफुर से कहा। रिदा ने भी नाक पूछ चढ़ाई। वासला ने माँ की जानिब देखा जो चुपचाप बैठी थी। मैंने तुम्हें मना भी किया था, कोई ज़रूरत नहीं आने की, मगर तुम फिर भी आ गए। फायज़ा वहाज से मुखातिब थी। वहाज ने वासला की सिम देखा, वो भी उसी को देख रही थी। दोनों की नज़रें टकराई। जब ममानी ने आपको मना किया था तो आपको क्या ज़रूरत थी आने की? गोल्डन रंग की मैक्सी में सादगी में भी हुस्न ढाती वासला ने उसे मुखातिब किया। उसी लम्हे कमरे में ज़ैन दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नागवारियत की जगह फ़ौरन अपनायत ने ली। आप लोग आराम से खाना खाइए ना, ज़ैन ने कहा। जी खा लिया है, रिदा ने कहकर टिश्यू से मुंह साफ़ किया। बस इतना सा, ज़ैन कहकर खामोश हो गया। वाहिद ने कमरे में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। कमरा मसनूही फूलों से सजा था। वासला का कीमती फर्नीचर यहाँ ज़रा न जच रहा था। यहाँ अच्छा क्या लग रहा था? शायद कुछ भी नहीं, हत्ता कि वासला भी नहीं। उसने सोचा। अम्मी चलें, वो माँ को मुखातिब करते हुए उठ खड़ा हुआ। फायज़ा बेगम में फ़ौरन उठ खड़ी हुई। उनकी तायद में बाकी सभी खड़े हुए। खुश रहो। मीर आसिफ ने उसे गले लगाकर खूब दुआएं दी। शहीन गैरों की तरह मिलकर कमरे से निकल गए। सब अपनी गाड़ियों में जाकर बैठने लगे। फहाज ने रुककर जेब से एक लिफाफा निकाला। ओह, मैं तो वासला को सलामी देना ही भूल गया, उसने सर पर हाथ मारते हुए कहा। रहने दो। शाहीन ने उसे मना किया, मगर उनकी बात को सुनी अनसुनी करते हुए वो गाड़ी में से वापस उतरा और लंबे लंबे डग भरता गली से गुजरकर उसके घर की जानिब बढ़ने लगा। शहवार, रिदा और बच्चों के साथ निकल गया था। मीर साहब भी एक मीटिंग के लिए निकल गए थे। फायज़ा बेगम मोबाइल निकाल कर देखने लगी। अरे आप! दरवाजे पर दस्तक सुनकर निशा ने दरवाज़ा खोलकर कहा। जी, वो मुझे वासला से मिलना है, आइए। भाभी अपने कमरे में। निशा ने वासला के कमरे की जानिब इशारा किया। वहाँ दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ तो ज़ैन ने रोती हुई वासला के हाथों को यकदम छोड़ा था। वहाँ ने हैरत से टिश्यू से आंसू साफ करती वासला की जानिब देखा। वो वासला अपनी वालदा की वजह से। ज़ैन ने बात अधूरी छोड़ी। वहाँ आगे बढ़कर वासला के करीब आया। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, बस वैसे ही। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? वाहिद ने तफ्तीश की। मुझे कोई कुछ क्यों कहेगा? वासला ने हैरत से उसकी जानिब देखकर कहा। मैं भी आता हूँ, कहकर ज़ैन कमरे से बाहर निकल गया। तुम्हें इसने कुछ कहा है? वाहिद ने ज़ैन को बाहर निकलता देखकर हाथ का इशारा दरवाजे की तरफ करते हुए कहा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरा शौहर है, आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। वासला ने अंदाज में खफकी थी। वहाँ चंद सानिया लब भिंचे खड़ा रहा। ये लो मेरी तरफ से शादी का तोहफा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद न सका, मगर तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ ले लेना। वहाज ने लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। उसने दोनों हाथ पीछे किए। ज़रूरत हमेशा सभी चीज़ों की नहीं होती है, इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझ कर रख लो। वहाज ने कहा तो उसने खामोशी से लिफाफे को थाम लिया और उसकी जानिब देखा। ये तो बहुत ज़्यादा है, वासला ने लिफाफा खोलते हुए कहा। कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर मैं जल्दी में आता तो तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ खरीदता। मैं ताख़ीर से पहुंचा, इसलिए सलामी रकम की सूरत में दे रहा हूँ। वो कहकर कोट सीधा करते हुए जाने लगा। एक मिनट वहाज, उसने वहाज को रोका। लिफाफा खोलकर एक नोट निकाला और बाकी लिफाफा वहाज की जानिब बढ़ाया। ये लीजिए, जो मेरा तोहफा था मैंने ले लिया। मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक सलामी ले ली। उसने नीला नोट उसके सामने लहराया। तुम पागल हो वासला, वहाज ने उसे घूरा। कल आपकी शादी होगी, आप मुझे बुलाएंगे, मैं इतनी भारी सलामी कैसे दूंगी? मेरे शौहर की इतनी हैसियत नहीं है। वासला ने उसे बगौर देखते हुए कहा। शट अप वासला, तुम्हें अपने दिमाग के में इलाज की ज़रूरत है कि उसके लहजे और अल्फाज में वाज़े सख्ती थी। मुझे तुमसे ऐसी बात की तवक्को ना थी। जहाँ तक मेरी शादी की बात है, तुम यूँ भी आओ, हमें अच्छा लगेगा। यहाँ तुम्हारा आना ही काफ़ी है। मैं, तुम और शहवार भाई इकट्ठे पले बड़े हैं, ये सब बातें मुनासिब नहीं लगती हैं। उसने कहकर वासला की जानिब देखा, फिर जाने को कदम बढ़ाए। दरवाजे के करीब आकर वो रुका, पलट कर देखा। क्या एक बात पूछ सकता हूँ? उसने सवाल की जानिब तलब की, इजाज़त तलब की। वासला ने उसकी जानिब देखकर इस बात में सर हिलाया। ऐसा ज़हन में क्या था जो मुझ में ना था? वहाज इनकार की वजह जानना चाहता था। वो खामोश रही। बोलो वासला। वो बाजिद था, मगर वासला की खामोशी हनूज़ कायम थी। इतने में वहाज के मोबाइल पर बेल बजी। फायज़ा उसे फ़ोन कर रही थी। उसने सुने बगैर कॉल काट दी और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। वासला उसके जाते ही बेदम अंदाज में सोफे पर गिर गई और लिफाफे की जानिब गायब दिमागी से देखने लगी। 6 माह बाद वासला की शादी को 6 माह हो गए थे। वो उस घर में बेतहाशा खुश थी। रुखसार बेगम उससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी। निशा और उसकी बहनें उसे बहनों जैसा मान देती थी। जैन की शफाफ मोहब्बत पाकर वो निहाल थी। कभी तो वो रो पड़ती थी। वो कहाँ इतनी मोहब्बतों के काबिल थी। उन 6 माह में निशा और हबीबा का भी अच्छे घर आने में रिश्ता हो गया था और घर में शादी की तैयारियां जारी थी। वो इन 6 माह में सिर्फ एक बार मीर हाउस गई थी, वो भी जैन की ज़िद पर। वो चाहता था वो अपनी माँ से मिलकर उन्हें मनाए। पता नहीं वो राज़ी थी या नहीं, मगर उसे खुश देखकर मुतमईन हो गई थी। शाही ने उसे दुआ और वहाज की मंगनी की खबर सुनाई थी और साथ ही ये भी इतला दी थी कि 1 साल तक शादी मतवक्के थी। वो उस मंगनी में शिरकत नहीं करना चाहती थी, मगर जब मीर आसिफ ने उसे खुद फ़ोन करके बार बार आने की ताकीद की थी तो वो उन्हें मना ना कर सकी। उसने उनके आने का वादा किया था,
मगर उसे मालूम ना था यह फंक्शन उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द और कर्ब दे जाएगा। काश उसे पहले खबर हो जाती तो जैन को घर से निकलने ही ना देती। कैसी लग रही हूँ? वो शीशे के सामने से हटकर बेड पर नेम दराज जैन के करीब आकर कहने लगी। जैन ने फ़ोन से निगाह हटाकर उसकी जानिब देखा। वो जामनी रंग के लिबास में हल्का सा मेकअप किए बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। जैन ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर उठकर उसके करीब आया। मैं क्या सोच रहा हूँ? सोचना बाद में, पहले तस्वीर बनाते हैं, वासला कहकर मेज से अपना फ़ोन उठाकर कैमरा ऑन करने लगी। फंक्शन में जाना कैंसिल, जैन ने उसके बाजू थामते हुए कहा। ऐसे कैसे कैंसिल? अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी और अगर मैं ना गई मामू भी नाराज़ होंगे। वासना ने बाजू से उसका हाथ हटाते हुए कहा। तो किसने कहा था इतना तैयार हो? मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें सामने बिठाकर देखता रहूं। जहन ने मोहब्बत से कहकर उसके बाजू को मजबूती से थामा। जहन, वासना ने कुछ कहना चाहा मगर उसने उसे अपनी बाहों में संभो लिया। यूँ लगता है हर गुजरते दिन के साथ तुमसे मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है। तुम क्यों इतनी अच्छी हो? जहन ने कहा। लोगों की मोहब्बत शादी के बाद कम होती है, आपकी बढ़ती जा रही है। वासना ने शरारत से उसके नाक को छुआ। यार वासना, तुम बहुत अच्छी हो। मेरा दिल करता है तुम भी लड़ो झगड़ो, मगर ना तो तुम नाराज़ होती हो न लड़ती झगड़ती हो। नाराज़ तब हूँ जब आप गुस्सा करें, आप कुछ कहते ही नहीं। वासना ने उसकी जानी मोहब्बत से देखा। मुझे गुस्सा आता ही नहीं है तो क्या करूँ? कैसे करूँ? जैन ने बेबसी से कहा। चले कल ऐसा करना, लेट आना, फिर मुझे गुस्सा आएगा, फिर हम लड़ेंगे। वासला ने चुटकी बजाकर हल पेश किया। आइडिया अच्छा है, जैन ने कहा तो दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। आज दिल चाह रहा है तुम्हें बस देखता ही चला जाऊं, तुमसे एक पल दूर न हो, जैन ने मोहब्बत से मखमूर लहजे में कहा। जैन उसका दीवाना था मगर आज उसकी दीवानगी का जब भी रंग था। उसका दिल चाहा माँ को फ़ोन करके अपने ना आने की इतला दे, मगर फिर मामू की नाराज़गी के ख्याल से रुक गई। ये कौन सा वक्त है इजहार मोहब्बत का? हमें देर हो रही है। वासला ने मुस्कुराकर जैन की तवज्जो बांटना चाही। तुम्हें देखता हूँ तो जी उठता हूँ, खुद पर रश्क आता है, किस्मत का शुक्रगुजार होता हूँ जिसने हमें मिलवा दिया, वरना हम नदी के दो किनारे थे जिनका मिलन मुमकिन न था। वासना ने कुछ भी कहे बगैर उसकी जानिब देखा। दोनों खामोश थे कि मोबाइल पर फ़ोन की बेल बजी। मेरा फ़ोन, वासना ने हड़बड़ाकर कहा। जी मैं आ रही हूँ, बस 15 मिनट में पहुँचती हूँ, आप फिक्र न करें। शाहीन बेगम को अपने आने की बाबत बताकर वो अपना हैंड बैग उठाने लगी। जाना उसकी मजबूरी थी, वरना उसका दिल चाह रहा था चुपचाप बैठकर जैन की मोहब्बत का गीत सुने। अम्मी इंतज़ार कर रही हैं, जल्दी से बाइक की चाबी लेकर आ जाइए। वासला तेज़ तेज़ बोलते हुए कमरे से निकल गए। जैन ने गहरी सांस भरी और टेबल से चाबी उठाकर गली में चला आया जहाँ वानिया रुखसार बेगम के साथ खड़ी थी। ठीक है आंटी, मैं जल्दी आ जाऊँगी। जैन को बाइक स्टार्ट करता देखकर वासला ने जल्दी से कहा और अलविदाई हाथ हिलाकर जैन के पीछे आ बैठी। बाइक मीरहाज के बाहर रुकी। पूरा घर रोशनियों में नहाया हुआ था और घर के बाहर सड़क पर दूर दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी थी। जैन ने इधर उधर देखा और फिर वासला को देखने लगा जो बाइक से उतरकर अपने दुपट्टे को संभालने में मसरूफ़ थी। मैं जल्दी आ जाऊँगा और बाहर आकर तुम्हें कॉल करूँगा, तुम आ जाना। जैन ने कहा तो वासला खफकी से उसे देखने लगी। मैंने कितनी मिन्नतें की आपकी कि आप मेरे साथ फंक्शन में चले, मगर आप, चमकती आंखों से नाराज़ी दिखाई। जैन हौले से मुस्कुरा दिया और सर झटक कर सामने देखने लगा। अच्छा अब मैं अंदर जा रही हूँ, अम्मी की फिर कॉल आ रही है। वासला ने अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए मसरूफ़ अंदाज में कहा। वासला एक बात पूछूं? वो चंद कदम आगे बढ़ी थी। जैन की आवाज़ पर पढ़कर उसे देखने लगी। हाँ पूछिए। वो चलती हुई जैन के करीब आई। तुमने मुझसे शादी का फ़ैसला क्यों किया था? कभी अफसोस नहीं हुआ? ये रौनकें, ये ठाट बाट, ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता था। वो गर्दन को घुमाए अपने करीब खड़ी वासला की तरफ देख रहा था। वासला की पेशानी पर 2 लकीरें नमूदार हुई। आज लगता है हमारी लड़ाई पक्की है, वो गुस्से से नाक चढ़ाकर बोली। वासला, जैन ने कुछ कहना चाहा। क्या आप मुझसे शादी करके पछता रहे हैं? आपको अपने फैसले पर दुख है कि क्यों मुझसे शादी की? वो कमर पर हाथ रखे लड़ाका अंदाज में बोली। पास से गुजरते कपल ने रुककर वासला की तरफ देखा और फिर जैन की तरफ। अच्छा मैं चलता हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। जैन ने दूसरों को मतवज्जा देकर बाइक को किक लगाई। नहीं, आप मेरी बात का जवाब दें। वासला ने कहा। सारी बातों का जवाब एक ही है, आई लव यू। जैन ने अपनी मुस्कुराहट को होंठों तले दबाया इससे पहले कि वासला कुछ और कहती। जैन, मैं जल्दी आ जाऊँगा कहकर बाइक ले उड़ा। वासला खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक जैन की बाइक नज़रों से ओझल न हो गई। फ़ोन एक बार फिर बोल उठा। इस बार फ़ोन मीर आसिफ का था। अस्सलाम वालेकुम मामू, मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, बस आ रही हूँ। वो फ़ोन कान से लगाए तेज़ तेज़ बोलती गेट पार कर गई। अभी मंगनी का फंक्शन था मगर यूँ लग रहा था पूरे शहर को ही मधु किया हो। वासला मेहमानों से मिलती हॉल में बने स्टेज के पास आ रुकी। उसे देखते ही शाहीन बेगम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। इतनी देर में आई हो, सब मेहमान आ गए। तुम्हारे मामू बार बार तुम्हारा पूछ रहे थे और आप हमेशा की तरह शर्मिंदा हो रही थी। वासला ने बज़ाहिर आम से लहजे में कहा था मगर शाहीन बेगम उससे घूर कर रह गई थी।
कभी तो अम्मी मेरे बारे में सोच लिया करें, पहले मुझे तो गले लगाकर प्यार कर लें, मेरा हाल ही पूछ लें, लेकिन नहीं, मैं जब तक मामू और दीगर लोगों से न मिलूं आपकी इंसल्ट होती रहेगी। वो बज़ाहिर आम से लहजे में कहते हुए आगे बढ़ गई। मामू मवानी से मिलने के बाद वो स्टेज की जाने बढ़ी, जहाँ वहाज और दुआ स्टेज पर बड़ा जमान थे। ब्लैक 3 पीस सूट में सलीके से तराशे बालों के साथ वहाज की सज धजी निराली थी। वो किसी शहजादे से कम न लग रहा था। उसके साथ ही दुआ पूरे इस्तेहकाक से बैठी थी। सिल्वर रंग की बगैर बाजू के मैक्सी में दुपट्टा एक जानिब शाने पर लटकाए, हीरो का नफीस सेट गले में पहने, वो भी बहुत हसीन लग रही थी। वासला को अपनी जानिब आता देखकर वहाज कोट के बटन खोलता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मुबारक हो। वासला ने करीब आकर गिफ्ट थमाते हुए उसे मुबारकबाद दी। जहन नहीं आया? वहाज ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। नहीं, वो उन्हें कुछ काम था, इसलिए मुझे छोड़कर चले गए हैं। वासला उसकी बात का जवाब देकर दुआ से मिलने के लिए आगे बढ़ी। वो जितना गर्मजोशी से आगे बढ़ी थी, दुआ ने उतनी ही सर्द मोहरी दिखाई थी। वो अपनी जगह सिमट गई। ये मैं आपके लाई थी। शॉपिंग बैग से गिफ्ट निकालकर उसने दुआ की जानिब बढ़ाया। इसकी ज़रूरत नहीं थी, खैर वहाँ रख दो, दुआ ने नखवत से कहते हुए मेज़ पर रखने का इशारा किया। दुआ के उस रवैये पर वहाज भी सटपटा गया। फ़ौरन संभल कर तस्वीर बनाते कहा और फोटोग्राफर को इशारा करने लगा। नहीं, मुझे नहीं बनवानी तस्वीर। वो स्टेज से उतरने लगी। नहीं वासला, रुक जाओ। वहाज ने उसकी जानिब देखा। वासला रुक गई। इतने में फोटोग्राफर भी आ गया। कम ऑन दुआ, वहाज ने आहिस्ता से दुआ को कहा तो उसे चारों नचार उठना पड़ा। आप थोड़ी साथ हो? फोटोग्राफर ने वहाज से काफ़ी फासले पर होकर खड़ी वासला को कहा। उसे मजबूरन थोड़ा सा वहाज की जानिब होना पड़ा। फोटोग्राफर ने तस्वीर बनाई। रिदा स्टेज की जानिब आई तो दुआ उसकी जानिब मुतवज्जे हो गई। वहाज नामहसूस तरीके से खिसक कर वासला के करीब हुआ और कुछ कहना चाहा तो वासला ने उसकी जानिब देखा। दोनों की निगाहें मिली। कैमरे ने उस मंजर को महफूज कर लिया। ज़बरदस्त। फोटोग्राफर ने अंगूठा उठाकर दाद दी। वासला उसके पास से हटकर रिदा की जानिब चल दी। रिदा से मिलने के बाद वो स्टेज से उतरी और शाहीन के पास जा बैठी, जो सोफे पर अकेली बैठी थी। फायजा मेहमानी अपने मैके वालों के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थी। हाँ, आज तो बड़े लोग आए हैं। शहवाज ने सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास थामे हुए वासला के करीब आकर कहा। वासला, जो शाहीन से बातों में मसरूफ़ थी, उसकी आवाज़ पर चौंक कर सर उठाया। उसने संजीदगी से रुख मोड़कर स्टेज की जानिब देखना शुरू किया, जहाँ मंगनी की रस्म अदा होने वाली थी। चारों तरफ शोर उगल था, इस कदर के कानों में कोई आवाज़ न सुनाई दे। वहाज ने दुआ को अंगूठी पहनाने से पहले इधर उधर देखा, फिर शाहीन बेगम को सामने पाकर उन्हें इशारे से स्टेज पर बुलाया। शाहीन वहाज का इशारा समझकर खुशी से उठकर फ़ौरन स्टेज पर चली गई। शहवार वासला के करीब सोफे पर ही बड़ा जमान हो गया। वासला के चेहरे पर नागवारी के आसार थे। वैसे तुमने वहाज से शादी से इनकार करके बहुत अच्छा किया, मगर जैन से शादी का फैसला भी गलत है। वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। वासला चुपचाप हाथों को मसलती रही। ये उसकी आदत थी। वो जब भी परेशान होती थी यूं ही हाथों को मसलती रहती। वैसे तुमने कभी हमें याद किया? खबासा से मुस्कुराते उसने जरा झुक कर कहा। वासला उससे ज़्यादा जब्त न कर सकी थी, इसलिए वहाँ से उठ खड़ी हुई और अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। बाहर रंगो भू का समा था। वेटर खाना मेज़ पर लगा रहे थे। रंगीन आंचल लहरा रहे थे। हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये एक मुकम्मल मंजर था, ऐसा कि जिस पर रश किया जा सकता। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। वहाँ जब शानदार शख्सियत लिए खड़ा मुख्तलिफ पोज बनाकर तस्वीर बनवा रहा था। चंद लम्हों बाद मीर शहवार भी अपनी बीवी रिदा के हमरा स्टेज पर वार्द हुआ। अब वो लोग दुआ और वहाज के साथ तस्वीर बनवा रहे थे। वासला ने ज़रा सा झुककर माँ को देखना चाहा। वो स्टेज के एक जानिब खड़ी थी। उनको देखकर कुछ सोचा, फिर बाहर निकल गई। वो माँ के करीब जाकर खड़ी हुई। शाहीन ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो शायद उसे कुछ कहना चाहती थी, मगर यह मौका ना था, ना फुर्सत। अम्मी, आइए इधर बैठकर बात करते हैं। उसने माँ के कंधे पर हाथ रखा। शाहीन उसका हाथ थामकर स्टेज से नीचे उतरने ही लगी कि वहाज ने फोटोग्राफर को रोका और आगे बढ़कर आवाज़ दी। वासला, फैमिली फ़ोटो बन रही है, आप दोनों भी आइए। वहाज की आवाज़ सुनकर शाहीन का उदास चेहरा खिल उठा था। भला उनका भतीजा उन्हें भूल सकता था? उनका मान नहीं टूटा था। शाहीन बेगम ने भतीजे की आवाज़ सुनकर वासला को देखा, जैसे कह रही हूँ, देख लो वासला, कैसे मेरे भतीजे मुझे याद रखते और एक तुम हो के। वो फरते जज्बात से वहाज को देख रही थी, जब वहाज ने आगे बोकर शाहीन की जानिब हाथ बढ़ाकर कहा, आइए ना पुप्पो। शाहीन ने फ़ौरन भतीजे का हाथ थाम लिया। वहाज की तवज्जो बेरुखी से खड़ी वासला की जानिब हुई। तुम भी आओ वासला। नहीं शुक्रिया, आप लोग बनवाइए तस्वीर, मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ अब, कहकर वो रखाई से पीछे हटने लगी। ये सिर्फ तुम सोचती हो, वरना तुम भी इस ख़ानदान का हिस्सा हो, वहाज ने कहा। वो बगैर कोई जवाब दिए स्टेज से दूर जाकर जैन का नंबर डायल करने लगी। वहाज ने शाहीन को थाम कर अपने साथ स्टेज की जानिब बढ़ाया। बेटा, मैं माजरत करती हूँ वासला, शाहीन ने कहा। ओ पुप्पो, वो पागल है, छोड़िए, आप आइए, कहकर वहाज शाहीन को लेकर स्टेज पर चला गया, जहाँ सब उसके मुंतजिर थे। फंक्शन ख़त्म हो चुका था। रिदा के साथ मिलकर अब दुआ तहाइफ खोल रही थी।
वह आज भी पास ही बैठा मोबाइल पर मसरूफ़ था। वो वक्तन फ़वक्तन कोई बात कर देता था। शहीन भी वहीं बैठी थी। सब खुश थे सिवाय वासला के, जो कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। वो बार बार जैन का नंबर डायल कर रही थी मगर राब्ता ना हो पा रहा था। उसने निशा को भी ना फ़ोन किया कि सब परेशान होंगे। जैन 1 घंटे में आने का कहा था और अब 4 घंटे हो गए थे। एक बार फिर वासला ने नंबर डायल करने के बाद धुंधाई हुई नज़रों से घड़ी की जानिब देखा जहाँ 1:15 बज रहा था। वो इसी सोच में थी कि निशा की कॉल आ गई। उसका फ़ोन अटेंड करते ही निशा बोली, हेलो वासला, कहाँ हो? अभी तक घर नहीं आए? अम्मी परेशान हो रही हैं। निशा ने कहा, कैसे आऊँ, अभी तक जहन नहीं आए। वासला ने भराई हुई आवाज़ में कहा, क्या मतलब, कहाँ है भाई? निशा ने हैरत से कहा, पता नहीं, मैं कब से उनका नंबर डायल कर रही हूँ मगर राब्ता नहीं हो रहा। उसने रोते हुए कहा, ओके तुम परेशान ना हो, मैं साजिद भाई से पता करती हूँ। उसे तसल्ली देते हुए निशा ने फ़ोन बंद कर दिया। वासला का जब जवाब दे रहा था। उसने अपना हैंड बैग उठाया और बाहर निकल आई। परेशानी उसके चेहरे से आया थी। लाउंज में सब खुशगपियों में मसरूफ़ थे। उसे परेशान देखकर मेरा आसिफ फ़ौरन बोले, क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? उन्होंने परेशानी और मोहब्बत से पूछा। वो जैन अभी तक नहीं आए, ना ही उनसे राब्ता हो पा रहा है। उसने मोबाइल की जानिब देखते हुए कहा, परेशान ना हो बेटा, मैं अभी पता करवाता हूँ। बाहर तुम जैन को फ़ोन मिलाओ, कहाँ रह गया वो, अभी तक क्यों नहीं आया? वासला को तसल्ली देकर उन्होंने वहाज को हुक्म सादिर किया। जैन नंबर डायल करने लगा। तीसरी ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो जैन, वहाज ने कहा ही था कि वासला फ़ौरन करीब आई और उसके हाथ से फ़ोन लेना चाहा। मुझे जैन से बात करनी है। वहाज ने उसे हाथ के इशारे से रोका और ख़ुद बात सुनने लगा। बात सुनकर अच्छा बेहतर कहा और परेशानी के आलम में उसने फ़ोन बंद कर दिया। मेरी बात करवाओ जैन से, मैं खुद उसे फ़ोन करती हूँ, कहकर उसने नंबर डायल करना चाहा तो वहाज ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। वो जैन का एक्सीडेंट हुआ, वो अस्पताल में है। वहाज की मरी मरी सी आवाज़ निकली। मेरे अल्लाह! शहीन ने दिल थाम लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वासला चीखते हुए बाहर को दौड़ी। रुको वासला, वहाज चिल्लाया, मुझे जैन के पास अस्पताल जाना है। वो भाग रही थी। वासला, जैन ठीक है, मामूली से एक्सीडेंट है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वहाज उसके करीब आया। वासला को अपनी सांसें थमती हुई महसूस हुई। उसके कदम मन मन भर भारी हो रहे थे। उसके लिए कदम उठाना मुश्किल था मगर वो हिम्मत मजतमा करके जा रही थी। वहाज ने उसे बाजू से पकड़कर गाड़ी में बिठाया। वो अस्पताल की जानिब जा रहे थे। मीरासी भी अपनी गाड़ी के लेकर उनके पीछे निकले। वो अस्पताल पहुंचे तो गाड़ी की डोर, जिंदगी की डोर ख़त्म होने को थी। डॉक्टर से जैन की बाबत पूछकर वो लोग वासला के करीब आए। वासला बुत बनी खड़ी थी। वहाज बिल्कुल खामोश हो गया। मेरे अंदर तो वासला का सामना करने की हिम्मत नहीं वहाज। मीरासिफ ने सर उठाकर बेटे से कहा तो वहाज उनका कंधा थपथपाकर बाहर आ गया। वहाज वासला को लेकर आईसीयू के बाहर आकर खड़ा हुआ। वासला ने सहमी हुई नज़रों से आईसीयू के बंद दरवाजे को देखा और फिर वहाज की तरफ। वहाज ने उसकी आंखें सुर्ख होती रगों से नज़रें चुराई और सर झुकाकर दुआ करने लगा, तो मुझे जैन के घर वालों में से किसी का नंबर दो, मैंने उन्हें इत्तला करता और यहाँ बुलवा लेता, वो सब भी परेशान हो रहे होंगे। वहाज ने इतनी आहिस्तगी से कहा था कि वासला बामुश्किल से सुन पाई थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा फ़ोन बिना कुछ कहे वहाज की तरफ बढ़ा दिया और खुद दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। वहाज उसका फ़ोन लेकर राहदारी के आखिर में गया जहाँ उसके पर्सनल गार्ड्स खड़े थे। वासला ने गायब दिमागी से राहदारी के आखिर में देखा। वहाज अपने गार्ड्स को कुछ कह रहा था, शायद वो गैन के घर वालों को लाने का कह रहा था। वासला ने अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाया और गर्दन मोड़कर आईसीयू के ऊपर जलते सुर्ख बल्ब को देखने लगी। उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी। मेरे पास जैन के सिवा कुछ नहीं अल्लाह, अल्लाह प्लीज़ मुझसे जैन को दूर मत करना। मैं उसके बगैर कैसे जीऊँगी, मैं उसके बिना कैसे रहूँगी। वो वहीं ज़मीन पर बैठकर हिचकियों से रोने लगी। वहाज पलटकर उसके करीब आया और बामुश्किल से ज़मीन से उठाकर पास पड़े बेंच पर बिठाकर खुद भी ज़रा से फासले पर आ बैठा। वहाज प्लीज़ दुआ करो जैन को कुछ ना हो, वो ठीक हो जाए। लर्जते होंठों और भीगी पलकों के साथ वहाज की सिम देखती कह रही थी, वो ठीक हो जाएगा, प्लीज़ खुद को संभालो। वहाज का दिल वासला को यूँ रोता देखकर दुख से भर गया था। बस मैं उसके बिना नहीं रह सकती, कैसे रहूँगी, प्लीज़ अल्लाह से कह दोगे जैन को वासला से दूर ना करे। उसे जैन के सिवा कुछ नहीं चाहिए, मैं कभी भी अल्लाह से कुछ और नहीं मांगूंगी, प्लीज़ अल्लाह से मेरी सिफारिश कर दो। वो कहकर अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा कर रो पड़ी। वहाज ने उलझकर बिलक बिलक रोती वासला की तरफ देखा। वो कहना चाहता था, वो वासला को तसल्ली देना चाहता था मगर लफ्ज़ जाने कहाँ खो गए थे। वो सब कुछ भूलकर बस एक ही बात सोचे जा रहा था, ऐसा क्या है जहन में जो वासला उसके लिए इतना तड़प रही है। वो आम सी शक्ल सूरत और आम सी हैसियत वाला शख्स इतना अहम क्यों है। वो कौन सी खूबी है जो वासला जैसी शहजादियों की आन बान रखने वाली लड़की उसके लिए इतना रो रही है। वो चाहकर एक सिर्फ तसल्ली का बोल नहीं पा रहा था। वासला, निशा भागती उसके करीब आई और उसे अपने बाजुओं में भर लिया। वो दोनों रो रही थी। निशा के अकम में रुखसार बेगम भी बस मर्दा हालत में चली आ रही थी। भाई को क्या हुआ है वासला, तुम दोनों ठीक ठाक हंसते मुस्कुराते घर से निकले थे, फिर कैसे ही एक्सीडेंट हो गया। वो हंसों के बीच वासला से पूछ रही थी। आंटी आप इधर आकर बैठी। वहां ने खड़े होकर रुखसार को बैठने की जगह दी।
मुझे वहाज ने 1 घंटे में आने का कहा था, फिर उनसे राब्ता ही ना हो पाया। अभी भी वहाज का राब्ता हुआ। वासला ने रोते हुए कहा। निशा रो रही थी, छोटी दोनों भी माँ के साथ लगकर रोने लगी। वहाज निशा और वासला को देख बैठने की ताकीद करता हुआ बाप की जानिब बढ़ गया। उसे देखकर मीर आसिफ ने मायूसी से सर हिलाया। शायद कोई मोजिज़ा हो और वहाज बच जाए, और वो बच जाए, मगर बचने की उम्मीद कम है बहुत। अगर बच भी गया तो शायद ही कभी अपने पाँव पर खड़ा हो सके, क्योंकि गाड़ी उसके निचले हिस्से पर से गुजर गई है और उसकी रीढ़ की हड्डी मुकम्मल कुचली गई है। उसी असना में आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आया। हमने भरपूर कोशिश की है, मगर जो अल्लाह की मर्ज़ी। आई एम सॉरी, डॉक्टर ने मायूसी से सर झुकाकर कहा। इससे ज़्यादा सुनने की वासना में हिम्मत ना थी। वो बेहोश होकर गिर गई। 8 माह बाद वो एक बार फिर उस दहलीज पर आ खड़ी थी जहाँ लौट कर न आना चाहती थी। उसकी माँ भी चंद साल कबल यूं ही बेटी को लिए आई थी। हाँ, वो अकेली थी। उसने नीले आसमान की जानिब देखा। अंदर आओ वासला, मीर आसिफ ने कहा तो उसने पहले अपने पैरों की जानिब, फिर मीर आसिफ की जानिब शिकवा कुना नज़रों से देखा। अगर मैं किस्मत से लड़ सकता तो बहन के नसीब में सुख लिखवाता, जो कई साल कबल बेवगी की चादर ओढ़कर बेटी को उठाए इस घर की दहलीज पर आई थी। उन्होंने उसे कंधों से थाम कर अंदर ले जाना चाहा और ड्राइवर को सामान लाने का इशारा किया। उसने ज़्यादा की चाह कब की थी? उसे तो बस इज्जत से घर की चौखट चाहिए थी। जैन के साथ खुश थी, जो किस्मत को मंजूर। जैन की वफ़ात के बाद रुखसार बेगम उस शहर से जाना चाहती थी। पहले जैन के वालिद की मौत, फिर जैन की। वो टूट गई थी। वो अपने गांव वापस जा रही थी। निशा और हबीबा की सादगी से रुखसती के बाद उन्होंने गांव जाने का फ़ैसला कर लिया था। उन्होंने वासला को साथ चलने का ना कहा। जवान बच्ची थी, वो क्यों लेकर उसे साथ बांध लेती। वासला उनके साथ जाती, मगर माँ को अंजाइना अटैक हुआ था, जिस बिना पर उन्हें छोड़कर जाना भी मुमकिन ना था। वाहिद उन्हीं का आसरा तो था अब उसे। वासला को उस घर में आए चंद दिन हो गए थे। उसका ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजरता था। शाहीन बेगम को भी बेटी का गम खा गया था। फहाज उसका हत्तिल वसी ख्याल रखने की कोशिश करता था। दुआ को ये बात मालूम हुई तो उसने खूब झगड़ा किया और वहाज से मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया। उसे लगता था कि वहाज उसे मनाएगा, मगर शायद वहाज खुद भी यही चाहता था। वो तवज्जो चाहती थी और वहाज उसे वक्त ना देता था। वो वहाज से मिलना चाहती तो वहाज मसरूफियत का बहाना बना देता था, जिस पर दुआ यूँ भी शदीद नाला थी। उस दिन वो कई दिन बाद कमरे से बाहर आकर लाउंज में बैठी थी। शाहीन बेगम भी उसके साथ ही थी। जब उसके मोबाइल पर बेल बजी, उसने फ़ोन उठाया। वहाज का फ़ोन था। कैसी हो? ठीक हूँ, उसने आहिस्तगी से कहा। मेरी मंगनी टूट गई, तुमने फ़ोन तक ना किया, वहाज ने गिला किया। क्या कहती? अफसोस ही कर लेती। मुझे अफसोस है, सबसे ज़्यादा। वैसे भी आपको दुआ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कैसा करता? उसने सवाल किया। वो तवज्जो चाहती थी, आप तवज्जो देते। यूँ भी ये हर लड़की चाहती है, वासला ने वहाज को कहा। तवज्जो चाहती थी, अलग बात, मगर मुफ्त की इन्वेस्टिगेशन? वहाज ने बात अधूरी छोड़ दी। वासला चंद लम्हे खामोशी से लब कुचलती रही। मैं फ़ोन रखने लगी हूँ, कहकर फ़ोन बंद करने लगी। मैं तुमसे बात करनी है वासला, वहाज ने कहा। तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, वैसे भी फारिग रहकर क्या करोगी? सोचूंगी। मुझे बाबा की कॉल आई थी, वो चाहते हैं हमारी शादी। इससे पहले कि वहाज की बात मुकम्मल होती, वासला ने फ़ोन बंद कर दिया। शाहीन बेगम कमरे में जा चुकी थी। वो शदीद गुस्से के आलम में कमरे में गई। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी जब शाहीन ने उसके करीब आकर कहा, तुम ठीक हो वासला? उसने उनका हाथ झटक दिया। शाहीन समझ गई थी क्या बात है। देखो वासला, मैंने पहाड़ से ज़िंदगी तुम्हारे लिए तनहा काटी है, मगर तुम अम्मी बस मुझे शादी नहीं करनी और वहाज से किसी सूरत नहीं। ये मेरा पहले भी फैसला था और अब भी। वो खिड़की के पास जा खड़ी हुई। सामने मीर शहवार रिदा के करीब बैठा था। उसकी आंखों में मिर्चें अडेल दी गई हों जैसे। वासला, वहाज बहुत अच्छा है। तुम पहले भी अपनी मर्जी करके अंजाम देख चुकी हो। वहाज तुमसे अब भी शादी करना चाहता है और तुम खुश होने के बजाय अकड़ रही हो। उसे कहिए मुझ पर तरस मत खाइए। वासला, मैं तुम्हें हंसता बसता देखना चाहता हूँ। तुम मेरी इकलौती औलाद हो। वो रो रही थी। मगर अम्मी, जैन जैसा कोई नहीं। वो अब फूट फूट कर रो दी थी। वहाज भी अच्छा है वासला। उन्होंने वासला के कंधे पर हाथ रखा। उसने बेबसी से माँ को देखा और मोबाइल उठाकर बाहर निकल गई। उसका रुख करीबी पार्क की जानिब था। वो पार्क में तन्हा बैठ गई। परिंदे घरों को लौट रहे थे। उसे जैन की याद सता रही थी। वो रो रही थी। वो जैन की माँ के पास चली जाए, कहीं सोचे थी उसके दिमाग में। काश अम्मी, आप एक बार मुझसे पूछती कि मैं इस घर में क्यों नहीं रहना चाहती हूँ। काश एक बार तो आपके पास मेरे लिए वक्त होता। अंधेरा छाने लगा था। उसने सर उठाकर स्याह आसमान की तरफ देखा। गहरा सांस लेकर अपने अंदर की घुटन को बाहर का रास्ता दिखलाया।
और फिर हिम्मत करके उठी और धीरे धीरे पार के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई, रिदा तेज़ी से उसकी सिमत बढ़ी और उसे गले लगा लिया। वासला ने उलझकर अपने साथ लगी रिदा को देखा और फिर अपने कमरे की तरफ देखा जहाँ से रोने की आवाज़ें आ रही थी। उसने घबराकर अपने साथ लगी रिदा को पीछे किया और भागकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास ही शहवार सर झुकाए खड़ा था और कमरे में मौजूद मीर, आसिफ और फायजा आंसुओं से रो रहे थे। अम्मी, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई और चौखट से आगे बढ़कर बेड पर चादर में छुपे वजूद की तरफ बेकरारी से बढ़ी। मीर आसिफ ने उसे थामना चाहा, लेकिन वो ज़ियानी अंदाज में चिल्लाती हुई बेड के पास फर्श पर आ बैठी और हाथ बढ़ाकर चादर को पीछे किया। सामने ही शाहीन बेगम का वजूद मौजूद था, साकित बेहिस्सो हरकत, बस वजूद था, रूह नहीं। अम्मी, अम्मी, खुदा के लिए उठ जाइए अम्मी, आप मुझे जहन की तरह छोड़कर ये नहीं जा सकती। अम्मी उठी, मैं किसके सहारे जीऊँगी। वो बुरी तरह रो रही थी, खुद के बाल नोच रही थी। वासला मेरी बच्ची, मेरी जान, खुद को संभालो, अल्लाह की यही रज़ा थी। मीर आसिफ ने रोती हुई वासला को अपने साथ लगाया। मामू, मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक थी, अभी कुछ देर पहले ही तो मैं उनके पास से गई थी, वो बिल्कुल ठीक थी, मुझसे बातें ही कर रही थी। वो रोते रोते मीर आसिफ को बता रही थी, तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद ही शाहीन को सीने की बाएं जानिब शदीद दर्द उठा था। इससे पहले कि शहबार या मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाती, वो वही ज़मीन पर गिर गई थी। हमने डॉक्टर अंसारी को फ़ोन किया। डॉक्टर अंसारी फ़ौरन ही आ गए थे और उन्होंने आकर तस्दीक की कि शाहीन, वो कहकर रोने लगे, अम्मी बिल्कुल ठीक है मामू, आप इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाइए, मेरी अम्मी ठीक हो जाएंगी। शहबार भाई प्लीज़ मेरी अम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाइए। वो पास खड़े शहबार से लकनत भरे लहजे में कह रही थी। वासला पुप्पो नहीं रही, वो जब्त करता बोल रहा था। पूरा घर वासला की फलक शगाफ चीखों से गूंज उठा था। फायजा बेगम और रिदा भी फूट फूट कर रो रही थी। अगले चंद मिनट के बाद वासला होशो खर्च से बेगाना होकर एक तरफ लड़क गई। आज शहीद बेगम के कुल थे। वासला ने घुटनों से सर उठाकर अपने कमरे के चारों तरफ देखा। खामोशी और तन्हाई थी जो उसके चार सू फैली हुई थी। उसे लग रहा था उसकी माँ भी कमरे में आएगी, पहले की तरह उसे डांटने लगी थी। उसके सामने खाने की ट्रे जूं की तूं रखी हुई थी। रिदा भी कुछ देर पहले ही उसे खाना देकर गई थी, मगर उसने अभी तक एक लुकमा भी नहीं तोड़ा था। दोबारा उसके फ़ोन की बेल बजी, मगर वो नज़रअंदाज किए यूं ही बैठी दरवाजे की तरफ देखती रही। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। वासला जल्दी से उठी, मगर दरवाजे पर माँ की बजाय मेहमानी थी। फायजा बेगम कमरे में आई और अचंभे से ट्रे की तरफ देखा। वासला मायूस होकर फिर से अपनी जगह पर बैठ गई। तुमने खाना नहीं खाया बेटा? उसके करीब आ बैठी और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। वह आज तुम्हें फ़ोन कर रहा था, सर में वो मुश्किल से ही शाहीन के जनाजे में शरीक हुआ था। वो आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी था, इतनी देर के लिए भी उसे मुश्किल से ही इजाज़त मिली थी। शर्मिंदा हो रहा है तुमसे, ताज़ियत भी ना कर सका। मेरा बच्चा बहुत डिस्टर्ब है, एक तो इकलौती पुप्पो की फौतगी का गम और ऊपर से छुट्टी ना मिलने की झुंझलाहट। हम सब तो यहाँ फिर भी एक दूसरे को दिलासा और तसल्ली और तशफ़ी दे देते हैं, वहाँ वो अकेला तड़प रहा है। वासला ने उनका हाथ अपने मुँह की तरफ जाते हुए रोका। खा लो बेटा, थोड़ा सा और खा लो, उन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, मगर वासला ने नफ़ी में सर हिला दिया। और नहीं खाना, बस अब सोऊंगी, वो आहिस्ती से भराए हुए लहजे में बोली। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ और तुम्हारे साथ ही आकर सोती हूँ, उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, और वो उन्हें तशक्कुर भरी नज़रों से देख कर रह गई। उसे उस वक्त वाकई किसी हमदर्द सहारे की ज़रूरत थी। उसने इस बात में सर हिला दिया और आंखें मूंद कर बेड के ग्राउंड पर सर रख दिया। फायजा बेगम बाहर जा चुकी थी। उसका फ़ोन एक बार फिर बजने लगा था, मगर उसे उस वक्त किसी से बात नहीं करनी थी, किसी से भी नहीं। वो अनजान बनी आंखें बंद किए बेड के ग्राउंड से टेक लगाए बैठी रही, यहाँ तक कि फ़ोन बोल बोल कर खामोश हो गया। हर कोई इतना तेज़ नहीं होता कि दिल में छुपे गम को पढ़ सके, चेहरे पढ़ सके। ये हर किसी को वदियत नहीं होता, बल्कि ये हुनर ख़ास लोगों को अता किया जाता है। उन्हीं लोगों को जो सच्चाई का पैकर होते हैं और खलूसे दिल से दूसरों का भला सोचते हैं और अपने लफ्ज़ों और खलूसे नीयत से दूसरों को दुख के अंधेरों से निकालने के लिए कोशा रहते हैं। जैन भी तो ऐसा ही था, दुख दर्द समेटने वाला। उसके पास वासला को देने के लिए रुपया पैसा नहीं था, मगर मुस्कुराहट थी, खलूस था, जिससे उसने वासला की सभी महरूमियों को दूर कर दिया था। मगर बहुत जल्द ही जुदाई उनका मुकद्दर बन गई थी। अभी वो जैन की जुदाई के सदमे से ही न संभली थी कि उसकी माँ भी उसे छोड़ गई थी। जैन के फ़ौरन बाद माँ की जुदाई ने उसे अधमुआ कर दिया था। अब तो चेहलम हो चुका था। मेहमान अपने घरों को रुखसत हो गए थे, घर वाले भी सोने के लिए लेट चुके थे। एक वही थी जो अभी तक जाग रही थी। हालांकि वो सोना चाहती थी, मगर नींद की देवी जाने क्यों उससे नाराज़ थी। उसने अपनी कनपट्टियों को दोनों हाथों से मसला और गहरे सांस लेकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। चेहलम के बाद रुखसार बेगम और उसके घर वाले भी रुखसत हो गए थे।
उसे किसी ने साथ चलने को ना कहा था, हालांकि वो जाना चाहती थी, मगर हकीकत ये थी कि वो उनके बेटे की बेवा थी और उसे घर ले जाकर सिवाय एक फ़र्द के इजाफा के क्या हासिल होता। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर वालों से भी रिश्ता कमज़ोर हो गया है। काश जैन तुम इतना जल्दी ना जाते, काश कुछ वक्त तुम मेरे साथ जी लेते। वो आगे की ज़िंदगी का सोचकर मज़ीद परेशान थी। वो बेबस और लाचार थी। वो उस घर में नहीं रहना चाहती थी, मगर वो जाती कहाँ। वो परेशानी के आलम में उठकर कमरे में चक्कर लगाने लगी। उसके चार सू अंधेरा और बेबसी थी। मैं कहाँ जाऊँगी, वो सोच रही थी। कोई भी तो ठिकाना ना था। हॉस्टल, हाँ वो गर्ल्स हॉस्टल जा सकती थी। चंद सानिये सोचने के बाद वो अपने बिस्तर पर जा बैठी। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। उसे चाय की तलब महसूस हुई। उस वक्त तो सना और सादिया सो गई होंगी। उसे खुद ही चाय बनाना पड़ेगी। वो बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकली। लाउंज में खूब अंधेरा था। एक पल को उसका जी चाहा वापस कमरे में चली जाए, मगर सर में उठती दर्द की टेसे उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर गई थी। वो किचन में आई, चूल्हा जलाकर उस पर सॉस पैन रखा और दोनों हाथ सीने पर बांधकर पानी की तरफ देखने लगी। उसने खौलते पानी में पत्ती डाली और फ्रिज से दूध निकालकर कहवे में डालकर पलटी तो वो घबरा गई। उसके हाथ में दूध की देगची लरजी। अगर वो बर वक्त पढ़कर देगची शेल्फ पर ना रखती तो यकीनन देगची उसके हाथ से उड़कर ज़मीन बोस हो चुकी होती। किचन के दरवाजे पर एहसादा वो वजूद चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कदम उठाता उसके पास आकर रुका था। बहुत चालाक हो गई हो अब, मुझे मिलती ही नहीं और मैं हूँ चकोर की मानद अपने चांद की तलाश में इधर उधर घूमता रहता हूँ। यह कहकर उसने वासला के चेहरे पर आई लिटों को पीछे करने के लिए अपने हाथ बढ़ाया। वासला सरत से पीछे हटी और उसका हाथ शेल्फ पर पड़ी देगची से टकराया और एक जोरदार आवाज़ गूंजी। अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरता वहाज जो अभी लाउंज में पहुंचा ही था, ठठक कर रुका और तेज़ी से किचन की सिमत बढ़ा। वो प्याज की शिद्दत से उठा था और जग लेकर नीचे आया। शोर नहीं करो, तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए, मगर तुम्हें तो जैसे ज़रा भर भी परवाह नहीं है। पहले उस घामड़ जहन के साथ शादी करके चली गई और जब वापस आई तो उसके सोग में बैठी रही। तुम्हें मेरा कभी ख्याल नहीं आया। वो वासला की जानिब झुका। वासला ने उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे धक्का दिया, मगर वो अपनी जगह से ज़रा सा हिला था। बख्श दे मुझे, माफ़ कर दे, अब तो माफ़ कर दे। जब से मैंने होश संभाला तब से आप मेरे साथ यही सब करते आए हैं। मेरी इज्जत को, मेरी ज़ात को गंदा करके भी आपका दिल नहीं भरा। मेरी खामोशी को मेरा जुर्म बना दिया आपने। मगर एक बात याद रखिएगा, मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से खामोश थी कि वो बेचारी इस सदमे से मर जाएंगी कि उनके सगे भतीजे ने उनकी बेटी के साथ। वो कहकर हिचकियों से रोने लगी। चाय उबल उबल कर आधी रह चुकी थी। खम ऑन यार, अब बस भी करो। हर बार सोचता हूँ कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, मगर तुम्हें देखते ही खुद पर काबू नहीं रख सकता। चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट सजाए वो आगे बढ़ा। शहवार भाई, मैं आपका गंदा चेहरा और नापाक किरदार सबको दिखा दूंगी। वो उसे धक्का देकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर वहाँ वहाज को खड़ा देखकर वासला का दिल चाहा वो अभी और उसी वक्त मर जाए। वो शर्मिंदगी और नदामत से मरने वाली हो रही थी। शहवार की हालत भी उससे कम नहीं थी। छोटे भाई को यूँ सामने देखकर वो बौखला गया था। अरे वहाज, मैं भी अचानक आया था किचन में। वासला अपने लिए चाय बना रही थी। वो कमीनी हंसी हंसते हुए कह रहा था। इससे पहले कि शहवार अपनी बात मुकम्मल करता, वहाज आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से शहवार के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। शहवार उस हमले के लिए तैयार कब था। वो लड़खड़ाकर किचन के फर्श पर गिरा। आप मेरे भाई हैं, मेरे भाई जिन्हें मैं आइडियलाइज़ करता था। हमेशा आपकी तरह बनने की कोशिश की, मगर मुझे क्या मालूम था मेरा ये खुशबुओं में बसा भाई किस कदर ताफुन ज़दा है, किस कदर गंदा है। वह शदीद गुस्से में था। उसका बस नहीं चल रहा था कि शहवार का गला घूंट दे। उसने गुस्से से मुट्ठियाँ भींच रखी थी। गुस्से की शिद्दत से उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वासला की सिसकियाँ किचन की खामोशी को तोड़ रही थी। वह शदीद तैश में खड़ा था। तुम मेरी बात तो सुनो, मीर शहवार ने फर्श से उठते हुए कहा। दूर रहिए मुझसे, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं आपसे। आज से आप मेरे कुछ नहीं लगते। रहम नहीं आया आपको इस पर, तरस नहीं आया आपको। उसने रोती हुई वासला का बाजू पकड़कर शहवार के सामने किया। ये इस घर की मकीन है, हम इसकी इज्जत के मुहाफिज बने, ना के लुटेरे। सोच भी कैसे लिया आपने। उसने गम और गुस्से से अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ा। शहवार ये झूठ बोल रही है सर, मामला कुछ और है। इससे पहले कि शहवार की बात मुकम्मल होती, वहाज ने काटदार निगाहों से उसे देखा। वो खामोश हो गया। तुम अपने कमरे में जाओ, वहाज ने धार कर वासला को कहा। वासला जो बुत बनी खड़ी थी भागकर अपने कमरे में गई। वो अपने कमरे में पहुंचकर बेड पर औंधे मुँह गिरी, ज़ारो कतार रो रही थी। जो राज वो सालों से छुपाए बैठी थी वो वहाज पर अफशा हो गया था। उस रात मीर हाउस के 3 नफ्स कांटों पर चलते हुए जाग रहे थे, वासला, वहाज और शहवार। वहाज क्या करेगा? वो सुबह सबको बता देगा क्या? मामू का क्या रद्द-ए-अमल होगा? ममानी का क्या रद्द-ए-अमल होगा? रिदा भाभी वो सोच सोच कर थक गई थी, मगर कोई सिरा उसके हाथ ना आ रहा था। अगले दिन वासला अपने कमरे से बाहर ना निकली थी। सूरज तलू होकर अब ढलने के करीब था, मगर वो अपने कमरे में बेसुध पड़ी थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे।
जब उसके दरवाजे को किसी ने खटखटाया, उसने नेमवा होकर देखा। वहाज कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। वासला वहाज को देखकर उठ खड़ी हुई। वो अपने हाथों को मसल रही थी। वहाज आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया। मैं नहीं पूछूंगा कब, क्यों, क्या, कैसे हुआ। बस मेरी इल्तिजा है, इस बात को यहीं दफन कर दो। बाबा ये सदमा नहीं सह पाएंगे। रीता भाभी घर में एक तूफान बर्पा हो जाएगा। वहाज ने उसकी पलकों पर चमकते मोती देखे। वासला ने इस बात में सर हिलाया। घर खराब ना हो, मामू को दुख ना हो, बच्चे डिस्टर्ब ना हो, एतबार ना टूटे, खासकर उसे एक और जिल्लत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए तो वो खामोश थी, इसीलिए तो वो उस घर से जाना चाहती थी और कामयाब भी रही थी। मगर किस्मत की सितम ज़रेफी, वो एक बार फिर उस घर में आ गई थी। मैंने एक फ़ैसला किया है और जल्द मामा बाबा को उससे आगाह कर दूंगा। चाहे तुम एतराज़ करो, अब मैं कुछ ना सुनूंगा। उसने कहकर उसकी जानिब देखा तो वो नज़रें झुका गई। तुम्हारी जैन से शादी के पीछे भी यही वजह थी? वहाज ने पूछा। वासला ने इस बात में सर हिलाया तो वो बालों में उंगलियां जकड़ कर रह गया। आप प्लीज़ मुझ पर एक एहसान करें, मुझे गर्ल्स हॉस्टल भेज दें। वासला ने इल्तिजा की। जिनके सर पर साहिबान ना हो वो यूं ही दरबदर होते हैं। इस घर को बिखरने से बचाने के लिए ही मैंने ये फ़ैसला किया और पहले भी खामोश रही। वो अपनी बात मुकम्मल करके वहाज की जानिब देख रही थी। वहाज सोफे पर जा बैठा। मैंने तुमसे शादी का फ़ैसला कर लिया और तुम लाख चीखो चिल्लाओ, मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा। वहाज ने इत्मीनान से कहा। मैं आपसे किसी सूरत शादी नहीं करूंगी, उसने आंसू साफ करते हुए कहा। इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलती, दरवाज़ा खुला और मीर आसिफ मौलवी साहब की मैयत कमरे में दाखिल हुए। उनके पीछे फ़ायज़ा और रिदा भी थी। उन्होंने उसके सर पर सुर्ख दुपट्टा उड़ाया। मामू मेरी बात सुनिए, उसने कहना चाहा। चुप, मेरी बेटी मेरा मान नहीं तोड़ेगी। उन्होंने उसके सर पर सुर्ख चादर उड़ाई और उसे गले से लगा लिया। वहाज आप सब जानते हैं, उसने कुछ कहना चाहा तो वहाज ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। मीर शहवार कमरे में दाखिल हुआ तो वहाज जब्त करते हुए रुख फेर गया। इजाबो कबूल के बाद वासला ने निकाहनामे पर दस्तखत किया और पेन मेज़ पर रख दिया। वो फूट फूट कर रो दी। फायजा बेगम ने उसे गले से लगा लिया और ढेरों दुआएं दी। रीदा शहवार का बाजू पकड़े खड़ी थी। शहवार ने मुबारक हो वहाज को कहा तो वहाज ने खैर मुबारक स्पाट लहजे में कहा, रुख मोड़ लिया। शहवार वासला पर सर्द निगाह डालकर बाहर निकल गया। रिदा भी उसके पीछे लग गई। मेरा आसिफ मौलवी साहब को छोड़ने बाहर गए हैं, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। फायजा को याद आया वासला ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है। वो कहकर बाहर निकल गई। उनके जाते ही वासला ने सर पर उड़े हुए सुर्ख दुपट्टे को झटके से उतारा और गोला बनाकर वहाज के करीब गिरा दिया, जहाँ वो कुछ देर पहले बैठी हुई थी। ये क्या मजाक है? वो गुस्से से बोली। कौन सा मजाक? वहाज के माथे पर बिलों का इजाफा हुआ। मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन अब तो शादी हो गई। वो कहता हुआ उठकर खड़ा हुआ। वासला उसे देखते हुए बेदर्दी से अपने होंठों को दांतों से कुचलने लगी। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूँगा, अपने साथ ले जाऊँगा। हमें 8 बजे निकलना है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले लो। वो जितनी बेचैनी में थी वो उतने ही इत्मीनान से बोल रहा था। आज मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, वो नरूठे अंदाज में बोली। किसी हॉस्टल में चली जाऊँगी, कहीं भी चली जाऊँगी। इतनी बड़ी दुनिया में मेरे लिए कहीं तो जगह होगी। जगह है ना मेरे घर में, वो कहते हुए करीब आया और उसके हाथ थामकर अपने दिल के अहम मकाम पर रखा। और यहाँ वासला ने उसके हाथ की गिरफ्त से अपना हाथ निकालना चाहा, मगर वहाज की गिरफ्त और भी सख्त हो चुकी थी। वासला ने नज़रें उठाकर शिकवा कुना नज़रों से वहाज की तरफ देखा। आप खुद को क्या समझते हैं? बहुत महान हैं आप, बहुत अजीम हैं। सब कुछ जानकर भी मुझसे शादी का ड्रामा करके क्या साबित करना चाहते हैं कि आप जैसा कोई इस रोज़ ज़मीन पर मर्द नहीं? वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोल रही थी। वहाज का चेहरा हनूज सपाट था। कह लिया तुमने जो कहना था, या कुछ और भी कहना है? जो कुछ भी कहना है अभी और इसी वक्त कह दो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारी कोई भी फजूल बकवास नहीं सुनूंगा। फजूल बात नहीं कर रही हूँ, वो नखवत से बोली और अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की। ये शादी ड्रामा नहीं है। आज के बाद तुमने हमारे इस मुकद्दस रिश्ते की तौहीन की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जहाँ तक सब जानने की बात है तो मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी तमाम तर बेएतनाइयों और बेवकूफ़ियों के बावजूद तुमसे इश्क करने लगा हूँ। उसका लहजा उसके दिल की सच्चाई बयान कर रहा था। हर बार यही मुझे शादी नहीं करनी, पर पता नहीं मुझे क्यों लगता था तुम मेरे पास आओगी मेरी बनकर। मेरी मोहब्बत की सच्चाई बहुत जल्द तुम पर आश्कार हो जाएगी। और जहाँ तक बात शहवार भाई की है, वो रुका और दूसरे हाथ की उंगली को हाथ पर फेरा। माफ़ी बहुत छोटा लफ्ज़ है, इनफैक्ट हर लफ्ज़ बहुत छोटा है, इसलिए इस बात को हमेशा के लिए यहीं दफन करके जाना। मैं याद नहीं करना चाहता कि मैंने क्या सुना था। बेहतर है तुम भी माजी को भूल जाओ। तुम अब मीर वहाज की बीवी हो। किसी की तीखी नज़र भी तुम पर पड़ी, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। वासला बल आखिर अपना हाथ उसके हाथ की गिरफ्त से निकालने में कामयाब हो गई थी। ये सब इतना आसान नहीं है, वो आहिस्तगी से बोली। वो बहुत थक चुकी थी, ज़हनी भी जिस्मानी भी। वो थके थके अंदाज में कहती वापस सोफे पर बैठ गई।
मुश्किल भी नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वह आज उसके करीब आ बैठा। वासला, मुझे ज़्यादा बातें नहीं आती हैं, मगर एक बात याद रखना, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, बहुत पाकीज़ा, मुअत्तर और साफ़। तुम अनमोल हो। काश मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें अपना दिल निकाल कर दिखा देता। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूँगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। आज से तुम्हारा हर रिश्ता और ताल्लुक़ मैं हूँ, माँ, दोस्त, शौहर, सब कुछ। मैं तुम्हें इज़्ज़त व एहतराम दूँगा। एक बार तुम डीएसपी वहाज पर एतबार करके तो देखो, मैं तुम्हें कभी नाउम्मीद नहीं करूँगा। वहाज ने उसके हाथ पर हाथ रखा। वासला ने उसकी आंखों में झांका, जहाँ सच्चाई की झलक थी। वासला उसके हाथों पर मुंह रखकर रो दी। उसकी ज़िंदगी पर छाए तारीखियों के बादल छटने लगे थे। उसे अंधेरे में जुगनू टिमटिमाते नजर आ रहे थे। ज़िंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत के साथ साथ किसी हमदर्द और गमगुसार की ज़रूरत होती है, जो उसे मिल गया था। उसे जीना था। एक बार फिर जीने की उमंग उसके मन में अंगड़ाई ले रही थी। ज़िंदगी की कठिन राहों में उसे हमसफ़र मिल रहा था, जिसने उन राहों पे उसके साथ चलकर उन्हें सहल बना देना था। वो एक बार फिर शिद्दत जज्बात से रो रही थी। वहाज ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। उसने पीछे हटना चाहा, मगर वहाज ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। वहाज, वासला के लबों से निकला, देख लो, मंगनी मेरी दुआ से हुई थी, मगर कभी उसकी पिक तस्वीर तक पास नहीं रखी। तुम्हारी तस्वीर मेरी आंखों और दिल में बसी है, और मोबाइल में भी तुम ही हो। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उसके सामने किया। दुआ वहाज की मंगनी पर ली जाने वाली तस्वीर स्क्रीन पर जगमगा रही थी। वासला ने उसे घूरा तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे सीने से लगा लिया। वासला ने भी तमानियत से सर उसके सीने पर टिका दिया। 400 खुशियों की बरसात थी। दूर कहीं आसमानों पर शहीन की रूह वासला को मजबूत सहारे के सुपुर्द होता देखकर मुस्कुरा रही थी। जिनसे मोहब्बत हो वो खुशी और सुकून का बाइस बन जाते हैं। ज़हन उसकी खुशी था। अब उसे वहाज के लफ्ज़ों की सच्चाई पर यकीन हो रहा था। उसने मुस्कुरा कर देखा, जैसे ज़ैन उसका हाथ वहाज के हाथों में थमाकर खुश हो। आप ही आज से मेरे ज़ैन अली हैं, मेरी खुशियों के ज़ामिन और मेरी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़, उसने फरहते जज्बात से कहा। तो वहाज उसे मजबूती से थाम लिया। 400 खुशियों की बरसात थी। वासला ने पुरसुकून होकर वहाज के कंधे पर सर रखा। जीस्त के सफ़र में मोहब्बत फाते ठहरी थी, और ये आलम फाते मोहब्बत। और ये था खूबसूरत सा नावल। देखा, आप लोगों को कहा था ना कि ये नावल बहुत अच्छा होगा। आप लोग मानते ही नहीं हो मेरी बात, फिर भी दिल कड़ा करके आप लोगों ने सुन लिया ना। अच्छा लगा ना नावल आप लोगों को? मैं तो कहती हूँ जितने भी नावल सुनाती हूँ आप लोगों को अच्छे ही होते हैं। अब और क्या करूँ, छांट कांट करके इतने नावल्स ढूंढती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कोई कसर ना रह जाए कि कोई बुरा नावल हो जिसकी हैप्पी एंडिंग ना हो। और इसके अलावा इस नावल के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक नावल पढ़ा था, दिल ने तन्हा झीली रात। ठीक है, वो एक सीज़न 1 था, उसका सीज़न 2 मैंने पिछले डेज़ में पढ़ा है, मतलब कल वाले दिन में आप लोगों को दे दिया था। ठीक है, तो वो आप लोगों ने सुना होगा। अगर कुछ लोगों ने नहीं सुना तो मैं बता दूं कि वो सीज़न 2 है उस नावल का, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप लोग जाकर उसको सुन सकते हैं। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल आप लोग, जिसका नाम है नॉवेल्स फॉर एवर PDF चैनल, वहाँ पर भी जाकर आप लोग एक डिफरेंट नावल सुन सकते हैं। वहाँ पर मैंने अब नावल स्टार्ट कर रही हूँ, जो बच्चे हैं संग समेट लो। ठीक है, इस पर ड्रामा भी बनने वाला है, और ये नावल बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुना है मैंने, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा नहीं है। और आप लोग जानते हैं मैं ज़्यादातर नावल्स आप लोगों के साथ ही पढ़ती हूँ, क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है। अब मुझे मज़ा ही नहीं आता जब तक मैं उसको पढ़ूँ ना, ऊंची आवाज़ में ना पढ़ूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं नावल नहीं पढ़ रही हूँ, कोई अजीब मतलब कुछ समझ नहीं आ रही होती जब मैं अकेले पढ़ूँ तो। अब आदत हो गई है, 1 साल से ज़्यादा का अरसा तो हो गया मुझे आप लोगों को सुनाते हुए, तो अब इतनी आदत हो गई है कि अब ऐसे नावल तो मैं पढ़ती ही नहीं हूँ। मुझे होता है कि नहीं, जब फ्री होंगी, जब आप लोगों के साथ होंगी तो फिर तभी पढ़ूँगी। तो ये मेरी एक आदत बन गई है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नॉवेल्स फॉर एवर PDF चैनल, तो जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पर बहुत अच्छे नॉवेल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को सुना चुकी हूँ, वहाँ पर आप लोग जाकर वो सुन सकते हैं। इसके अलावा हाल ही 1, 2, 3, 4 दिन में मैं उसको हाइड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे उस चैनल पर एक ऑलरेडी स्ट्राइक मिल चुकी है। तो मैं नहीं चाहती कि निम्रा अहमद मुझे कोई स्ट्राइक भेजे और मेरा और आप लोगों का कनेक्शन उस चैनल के थ्रू ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से हालिम सुन लें, बाद में मैं ये ना सुनूं कि हमने ये सुनना था, हमें ये चाहिए था, ये वाह जो भी है आप लोग कहते हो। फिर ठीक है, तो फिर मुझे होता है कि यार अब मैं क्या करूं, मुझे फिर सबकी फ़िक्र होती है कि भाई उनका नावल रह गया, वो बेचारे सस्पेंस में बैठे होंगे, उनका दिल ही नहीं लग रहा होगा, उनको किसी की वॉइस से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होगी।
होता है ना कि आप सेटिस्फाइड नहीं होते, अगर आपका एक माइंड बन जाता है कि आपने इधर से ही सुनना है, तो फिर वहाँ से आप लोगों को मिले ना तो आप लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो। भाई मैं इस तजुर्बे से गुज़र चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी एक नावल्स लवर हूँ और मुझे भी पता है कि कैसे फ़ील होता है जब आप लोगों को एक एपिसोड मिल जाए और दूसरी एपिसोड ना मिले, या फिर बाकी एपिसोड्स ना मिले और आप लोग सस्पेंस में ही रहो कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा और क्या होगा। तो बस ऐसे ही है। और इस नावल में मुझे लग रहा था जब भी शहवार का वो आता था ना, वो मुझे हमेशा वो करता था कि ये ज़रूर उसको तंग करता है, दरमियान में यही बात होनी है जिसकी वजह से वो खुश नहीं है। वासला सॉरी, अभी मैंने देखो पढ़ा और फिर मुझे भूल भी गया था कि शायद मैंने पहले ना पढ़ा हो। तो अभी आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिए इस नावल के बारे में कि आप लोगों को ये नावल कैसा लगा, और आप लोग मुझे ये भी बताइए कि आप लोगों ने अभी मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो जाकर जल्दी से कर लें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।